Hello and welcome back to UPSC Akhada. Friends, today we will discuss the language issue in India. अभी 2025 में क्या लैंग्वेज इश्यूज हैं जो आपको हर रोज हर दूसरे दिन प्रिंट मीडिया में सोशल मीडिया में देखने को मिल रहे हैं। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है जिसे महाराष्ट्र सरकार तो इम्प्लीमेंट करना चाहती है बट वहां की पब्लिक ओपोज कर रही है। तमिलनाडु ने कभी भी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट नहीं किया, वहां आज भी टू लैंग्वेज फॉर्मूला है। नॉर्थ इंडियन स्टेट से या मैं कहूं हिंदी स्पीकिंग स्टेट से, अगर साउथ इंडियन स्टेट्स में या नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में अगर माइग्रेंट लेबर्स आते हैं तो इनको बोला जाता है कि आप यहाँ की लैंग्वेज सीखिए, तभी आप यहाँ पे काम कर पाएंगे। तो इनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है। इसके अलावा हमारी कंट्री की नेशनल लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यूनियन की। यूनियन को अगर स्टेट से बात करनी हो तो किस लैंग्वेज में ये हो सकता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड स्टेट टू स्टेट कम्युनिकेशन किस लैंग्वेज में हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट की क्या लैंग्वेज होगी, हाई कोर्ट की क्या लैंग्वेज होगी, कॉन्स्टिट्यूशन का अथॉरिटेटिव टेक्स्ट किस लैंग्वेज में होगा। ये सब बातें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में। बट ये पार्ट 17 बना कैसे, इससे पहले क्या डिबेट हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और इंडिपेंडेंस के बाद में 1967 तक किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ा। कैसे प्री इंडिपेंडेंस तमिलनाडु के अंदर 1937 में एंटी हिंदी एजिटेशन हुए, और अगेन 1967 में ये एंटी हिंदी एजिटेशन फिर से उसी इंटेंसिटी के साथ हुए। तो इस पूरे इशू को आज हम डिस्कस करेंगे शुरुआत से एंड तक। तो इस पूरी क्लास को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट वन मतलब चैप्टर वन इज पॉलिटिक्स इन मद्रास 1916 टू 1954। इसमें हम देखने वाले हैं कि 1916 से 1954 तक मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसे आज आप तमिलनाडु बोलते हैं, वहां क्या पॉलिटिक्स हुई हिंदी को लेके। चैप्टर टू में हम देखने वाले हैं डिबेट ऑन लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस तरह से डिबेट हुई, किस तरह के फैक्शन थे, हिंदुस्तानी और हिंदी के बीच में क्या लड़ाई थी, हिंदी और उर्दू के बीच में क्या लड़ाई थी, देन हिंदी और इंग्लिश के बीच में क्या डिबेट थी, और फाइनली मुंशी अयंगर फॉर्मूला क्या था जिसके ऊपर बेस्ड ऑन विच हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का 17th पार्ट है रिलेटिंग टू द लैंग्वेज ऑफ यूनियन वो बना हुआ है। देन वी विल सी एंटी हिंदी एजिटेशन ऑफ 1951 टू 1969। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वापस से हिंदी एजिटेशन हुए, और इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर फोर में थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जिसे अभी अपोज किया जा रहा है, और इसके ओपोजिशन के कारण क्या है। स्पेसिफिकली हम देखेंगे तमिलनाडु और महाराष्ट्र का केस। देन इन चैप्टर फोर वी विल सी इट्स इम्पैक्ट ऑन और इट्स इम्प्लीकेशन ऑन फेडरलिज्म। एंड देन फाइनली कोई इसका एमिकेबल कोई सॉल्यूशन हो सकता है कि ये भी हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर वन। चैप्टर वन पॉलिटिक्स इन मद्रास 1916 टू 1954। देखिए, जिस स्टेट को आप तमिलनाडु बोलते हैं आज, 1969 से पहले इसे मद्रास बोला जाता था, और 1969 में इसका नाम रखा गया तमिलनाडु। ब्रिटिश टाइम में ये हुआ करता था मद्रास प्रेसिडेंसी। ये जो एरिया है ये पूरा मद्रास प्रेसिडेंसी है। इसके पास है ये हैदराबाद प्रिंसली स्टेट, मैसूर प्रिंसली स्टेट, और त्रवनकोर प्रिंसली स्टेट्स। मलयालम स्पीकिंग एरिया यहाँ हुआ केरला, कन्नड़ा स्पीकिंग एरिया कर्नाटका, और इस मद्रास स्टेट में से जो इंडिपेंडेंस के बाद मद्रास स्टेट हुआ उसमें से 1953 में ये बन गया आंध्रा स्टेट। और इस आंध्रा स्टेट में हैदराबाद का कुछ पार्ट मिला के 1956 में ये बना आंध्र प्रदेश। और 2014 में इस आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। तो साउथ इंडियन अभी जो पोजीशन वो ये है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, और बीच में पुडुचेरी। इस मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश टाइम में 1916 के अंदर एक पार्टी बनती है जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, और ऑफिशियली इसे बोलते थे साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, फॉर्म्ड बाय टी एम नायर एंड सी एन मुदालियार। अब इस पार्टी को बनाने के पीछे पर्पस क्या था, इसे समझने के लिए हमें देखना होगा एंग्लो इन्वेजन थ्योरी क्या थी। एंग्लो इन्वेजन थ्योरी, इट वाज इनिशियली प्रोपाउंडेड बाय जर्मन ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट एंड फिलोलॉजिस्ट मैक्स मूलर, जिनका नाम आपने सुना होगा।
और फिर इसको एंडोर्स किया रॉबर्ट क्लेडवेल ने। अब ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे आए थे, उन्होंने हर वो तरीका अपनाया कि किस तरीके से इंडिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके रखें, वेदर इट इज रिलीजन या एथनिसिटी। रेशियल बेसिस पे डिवाइड कर दें, रिलीजन के बेसिस पे तो कर ही दिया था इन्होंने, पार्टीशन तक हो गया था। ये एक नया तरीके था जिसमें ये बताया गया कि जो इंडिया है, इंडिया के जो अखंड भारत हुआ करता था पहले, उसके वेस्ट से बोलन और खैबर से कुछ इन्वेडर्स आए। वो आए कहाँ से? सेंट्रल स्टेप से। एक ब्रांच चली गई पर्शिया की तरफ और एक ब्रांच आ गई इंडिया में। और जब वो आए थे तो यहाँ पूरे इंडिया में द्रविडियंस रहा करते थे। दे वर द इंडिजिनियस पीपल्स ऑफ इंडिया। वो आए तो उनके पास सुपीरियर वेपन्स थे, सुपीरियर उनके पास व्हीकल्स थे, घोड़े, चैरियट्स, ये सब उनके पास थे। तो इस वजह से उन्होंने फोर्सफुल माइग्रेशन करवाया इनका, द्रविडियंस का। और नर्मदा नदी के नीचे यहाँ पे द्रविडियन, जो जितने भी पूरे इंडिया में जो लोग होते थे, वो सब द्रविडियन यहाँ आ गए साउथ इंडिया में। तो इन्होंने एक डिवाइड क्रिएट कर दिया कि ऊपर रहते हैं इंडो आर्यन, जो अपने साथ लेके आए संस्कृत। फिर उन्होंने एस्टेब्लिश किया हिंदुइज्म, संस्कृत से फिर निकलती है हिंदी। तो इस तरीके से ये पूरा एरिया, इलाका अलग है, रेशियल मायने में भी, रिलीजियस में भी, और लिंग्विस्टिक में भी। और ये जो एरिया है, ये है द्रविडियन एरिया। इनकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। जो इनका प्रोटो है लैंग्वेज का, वो बिल्कुल डिफरेंट है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से, जो हम आगे देखने वाले हैं। ये इस थ्योरी ने बताया। तो इस थ्योरी में जब ये बताया गया कि हिंदुइज्म वो लेके आए थे, तो हिंदुइज्म के अंदर कास्ट सिस्टम भी वो लेके आए थे साथ में। और इस कास्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया साउथ के अंदर। और साउथ में, जैसे ये बात करें मद्रास प्रेसिडेंसी की, तो कुछ तमिल स्पीकिंग ब्राह्मण हुए और कुछ तेलुगु स्पीकिंग ब्राह्मण हुए। और 1850 से लेकर अगर 1910 तक अगर आप देखेंगे, तो गवर्नमेंट पोस्ट में जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, उनके अंदर का डेटा बताता है कि तमिल ब्राह्मण और तेलुगु ब्राह्मण की कम पॉपुलेशन होने के बावजूद देयर प्रोपोर्शन इन गवर्नमेंट जॉब्स इज मच हायर देन अदर मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ तमिल पीपल्स। इस वजह से इस पार्टी ने कहा कि अब हम चाहते हैं सोशल जस्टिस। वी विल चैलेंज ब्राह्मणिकल सुपरियरिटी, dominance of Brahmins in government job and education. We oppose caste hierarchy. We oppose Hindi imposition. एंटी हिंदी, प्रो तमिलियन इंटरेस्ट, एंटी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को भी मानते थे कि एक हिंदी हिंदू मेजोरिटी पार्टी है। तो ये पूरा एजेंडा, इस आइडियोलॉजी के साथ में ये पार्टी बनती है जस्टिस पार्टी। और इन्होंने डिसाइड किया कि हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास पावर आएगी तभी हम सोशल जस्टिस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और ये बात है 1916 की। आफ्टर 3 years of its formation, 1919, Montagu Chelmsford reforms were introduced। और अब आगे के इलेक्शन इन रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग, इनकी स्कीम के अकॉर्डिंग होने हैं, जिसके अंदर प्रोविंस के अंदर डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया। 1920 में इलेक्शन होते हैं, 1920 मद्रास प्रेसिडेंसी लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन। जस्टिस पार्टी वॉन इलेक्शन विद ए ब्रूट मेजोरिटी, बिकॉज यहाँ कोई सिग्निफिकेंट ओपोजिशन नहीं था। अब आप पूछेंगे कि यहाँ कांग्रेस तो थी पूरे देश के अंदर, प्रोविंस के अंदर, बट कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया था इलेक्शन को ड्यू टू पार्टिसिपेशन इन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के पार्टिसिपेशन की वजह से यहाँ कांग्रेस ने इलेक्शन नहीं लड़ा। और जस्टिस पार्टी, जो कि बस कुछ दिनों पहले ही बनी थी, उसने चुनाव जीत लिए। अगले 13 साल तक ये पार्टी पावर में रही, कुछ मिनिस्ट्रीज इनके पास रही, और इन्होंने काफी सारे प्रो तमिलियन इनिशिएटिव्स यहाँ इन सालों में लिए। अब आगे चलते हैं 1935 के एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंसेस के अंदर ऑटोनोमी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब जो पहले 1919 की डायरकी थी, उसको खत्म कर दिया। 1935 के अकॉर्डिंग नेक्स्ट इलेक्शन होने हैं 1937 में। तो 1937 के इलेक्शन में क्या होता है, अभी तक आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या है, जस्टिस पार्टी चुनाव जीत गई है। नेक्स्ट 13 से 15 साल तक ये पावर में है। और इनकी जो आइडियोलॉजी थी, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने काफी सारे स्टेप्स तमिलनाडु, जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, उसके अंदर लिए।
अब नेक्स्ट इलेक्शन आते हैं 1937 के अंदर। 1937 इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस। 1937 में ये पार्टी इलेक्शन हार जाती है। यहाँ कांग्रेस को मिलती हैं टोटल 159 सीट्स और जस्टिस पार्टी को मिलती हैं 21 सीट। और यहाँ ये चुनाव हारने के बाद ये पार्टी कभी भी रिकवर नहीं करती है। इट नेवर रिकवर्ड। 1944 में ये आ जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ ईवी रामास्वामी। आपने नाम सुना होगा पेरियार। इनको प्यार से पेरियार बोलते थे लोग। ईवी रामास्वामी बहुत ही बड़ा फिगर है तमिलियन पॉलिटिक्स में, सोशल जस्टिस के नाम पे, द्रविडियन प्राइड के नाम पे। ईवी रामास्वामी ने 1944 में इस पार्टी को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें? द्रविडार काजगम। द्रविड़ा का मतलब होता है जो लोग नर्मदा नदी से नीचे साउथ इंडिया में जो द्रविड़ कल्चर है उससे रिलेटेड है ये द्रविडार। और काजगम का मतलब होता है एसोसिएशन, कि जो द्रविडियंस हैं उनकी एसोसिएशन। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो वैसे ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, सो दे विड्रू फ्रॉम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और आज जो आप पार्टी सुनते हैं, अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम के स्टालिन। किस पार्टी से हैं? डीएमके से। तो ये जो आइडियोलॉजिकल प्रेडिसेसर ऑफ प्रेजेंट डे डीएमके एंड एआईए डीएमके, ये द्रविडार खासगम ही है। डीएमके की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे ऑफिशियल पे, तो उनको आपको यहाँ क्या दिखेगा? ईवी रामास्वामी की पिक्चर लगी हुई मिलेगी। क्योंकि इन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। पहले जस्टिस पार्टी थी, उसके बाद द्रविडार खासगम हुआ। द्रविडार खासगम से निकल के आती है डीएमके, द्रविड़ा मुनेत्रा खासगम। मुनेत्रा मतलब एडवांसमेंट, खासगम मतलब एसोसिएशन, द्रविड़ा मतलब द्रविड़ एरिया, द्रविड़ लोग। और फिर इसमें से ही निकलती है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुद्रेका खासगम। तो ये दो पार्टीज रूल कर रही हैं तमिलनाडु में सिंस 1969। तो ये हुआ 1937 के इलेक्शन के बारे में। अब हमें ये देखना है कि 1937 के जो इलेक्शन हुए, इसमें जो कांग्रेस जीती, तो कांग्रेस ने क्या काम किए। 1937 मद्रास गवर्नमेंट, प्रीमियर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी किसको बनाया गया? सी राजगोपालाचारी को। ये कांग्रेस से थे और ये हिंदी को सपोर्ट करते थे। इनका कहना था कि गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड है, सबको नहीं मिल सकती, देयरफॉर वन हैज टू सर्च फॉर अदर जॉब्स। दूसरी जॉब्स को सर्च करना होगा, मतलब प्राइवेट जॉब करनी होगी, बिजनेस करना होगा। और उसके लिए हमें हिंदी आना जरूरी है, क्योंकि देश के बाकी हिस्सों में आप जाएंगे, उनके साथ ट्रेड करेंगे, तो आपको हिंदी में भाषा में बोलना आना चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी इज नेसेसरी। ओनली इफ वी लर्न हिंदी द साउथ इंडियन कैन गेन रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। एंड दैट इज व्हाई ही इंट्रोड्यूस हिंदी टीचिंग, कंपलसरी हिंदी टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स। यहां से पूरा मामला शुरू होता है। 1937 एंटी हिंदी एजिटेशन यहां से शुरू होंगे। सी राजगोपालाचारी 1948 के अंदर क्या बनते हैं आपको पता होगा? फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और 1950 तक इस पोस्ट पे रहते हैं, उसके बाद ये पोस्ट अबॉलिश हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो भी सी राजगोपालाचारी। ये है सी राजगोपालाचारी, और यहाँ पे इन्होंने आगे फोटो लगा रखी है मोहनदास करमचंद गांधी की। एक फैक्ट ये भी है कि इनकी बेटी थी, उसका नाम था लक्ष्मी, और इनके बेटे का नाम था देवदास गांधी। और इन दोनों की शादी हुई, मतलब लक्ष्मी और देवदास गांधी की। तो इस हिसाब से ये इनके हुए संबंधी। और एक बार मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था कि सी राजगोपालाचारी इज माई कंसाइंस कीपर। सो सी राजगोपालाचारी introduced compulsory Hindi teaching in secondary schools. Now, what could be the possible response from Justice Party and E.V. Ramaswamy to this move? जस्टिस पार्टी जो फिलहाल ही चुनाव हारी है, और ईवी रामास्वामी जो सोशल रिफॉर्मर है, इनकी आइडियोलॉजिकल बेसिस ही ये है कि हमें हिंदी को अपोज करना है और कांग्रेस को अपोज करना है। और यहाँ कौन है गवर्नमेंट में? कांग्रेस। और स्टेप के लिए इन्होंने हिंदी को इम्पोज किया है। तो इसका ओपोजिशन किया गया बाय जस्टिस पार्टी एंड ईवी रामास्वामी। दे ओपोज दिस मूव, viewed as attempt to destroy Tamil and promote Hindi। स्टेट वाइड प्रोटेस्ट हुए, किसके अगेंस्ट में? राजा जी के अगेंस्ट में और हिंदी के अगेंस्ट में। दो लोगों की इसमें मौत हुई और करीब 1200 वुमेन एंड चिल्ड्रन गिरफ्तार किए गए।
एंटी एजिटेशन प्रोटेस्ट मार्च, एंटी हिंदी कॉन्फ्रेंस, एंटी हिंदी डे, फास्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन, पिकेटिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस एंड इंस्टीट्यूशन। 30 महीने तक ये एजिटेशन चले, 1940 तक ये एजिटेशन चले। और इन एजिटेशंस में ईवी रामास्वामी के एक शिष्य जिनका नाम था CN अन्नादुराई, ये एक बड़े लीडर निकल के आए इस मूवमेंट से। बहुत सारे जो तमिलनाडु के लीडर्स थे उनका करियर इसी एंटी हिंदी एजिटेशन के अंदर बना था। CN अन्नादुराई वही हैं जिन्होंने 1949 के अंदर इस द्रविड़र खासगम से एक पार्टी बनाई जिसका नाम है DMK। वही DMK जो आज तमिलनाडु में पावर में है, और CM है MK स्टालिन। इस पूरे मामले ने राजा जी को एंटी तमिल और एनिमी ऑफ तमिल आइडेंटिफाई कर दिया कि ये राजा जी क्या है, तमिलनाडु में तमिलियन और द्रविडियन लोगों के खिलाफ हैं और इन्होंने यहाँ पे हिंदी इम्पोज कर दी। अब आप जानते हैं कि कोई भी इवेंट पॉलिटिक्स के अंदर, वेदर इट इज डोमेस्टिक पॉलिटी और इंटरनेशनल, आइसोलेशन में नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इवेंट उसको इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 तक चलता है। और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ब्रिटेन ने बिना कांग्रेस को पूछे डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया भी वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टी है, फ्रॉम आर साइड। मतलब इंडिया भी ब्रिटेन की तरफ से लड़ेगा। हमसे पूछे बिना हमें युद्ध में धकेल दिया। इस बात का रेस्पॉन्स ये हुआ कि 1937 के अंदर, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, 1937 के अंदर जो प्रीमियर बने मद्रास प्रेसिडेंसी में, गवर्नमेंट बनी थी, कांग्रेस बहुमत से जीती थी, उन्होंने एकदम से यहाँ पे रिजाइन कर दिया। कांग्रेस रिजाइन फ्रॉम मिनिस्ट्रीज 1939। अब जैसे ही मिनिस्ट्री रिजाइन करती है तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप जानते हैं क्या होता है। प्रेसिडेंट रूल होगा, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो दोबारा कोई और मिनिस्ट्री बनाने के लिए। तो यहाँ मद्रास वॉज प्लेस्ड अंडर गवर्नर्स रूल, और गवर्नर का नाम था गवर्नर एरिक्सकिन। उन्होंने इस हिंदी वाले ऑर्डर को विड्रॉ किया और हिंदी को ऑप्शनल बना दिया। और जैसे ही उन्होंने इसको ऑप्शन बना दिया, ईवी रामास्वामी को क्या चाहिए था, उन्होंने अपना जो एजिटेशन था उसको विड्रॉ कर लिया। 30 महीने तक ये पूरी बात चलती है। और यहाँ राजा जी को क्या साबित कर दिया कि ये एनिमी है और डिस्ट्रॉयर है तमिलनाडु के। इस तरीके से ये पहला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। राजा जी इसके बाद 1952 में इंडिपेंडेंस के बाद वापस जब कांग्रेस जीतती है, हालांकि 1952 में कांग्रेस के पास मेजोरिटी सीटें नहीं आती हैं, मैं बात कर रहा हूँ इंडिपेंडेंस के बाद। ये तो हो गया 1940 के अंदर, ये एजिटेशन खत्म हो गया। भाई जो हिंदी इंपोजिशन थी वो हटा दी गई, गवर्नर साहब ने उस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया और हिंदी को ऑप्शन बना दिया। तो यहाँ पूरी बात खत्म हो गई। अब जब भारत आजाद होता है उसके बाद 1951 और 52 में जो इलेक्शन होते हैं, तो प्रोविंस के जो इलेक्शन है, जो स्टेट के इलेक्शन है, मद्रास स्टेट के जो इलेक्शन है, उसमें कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता है, कांग्रेस मेजोरिटी में नहीं आती है। तो उसको CPI के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ती है और राजा जी वापस से चीफ मिनिस्टर बनते हैं मद्रास के। और 52 में आप जानते हैं कि जो तेलुगु स्पीकिंग जो पीपल हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और उसके हिसाब से वहां पे फिर आंध्रा स्टेट बनता है। आंध्रा स्टेट के एजिटेशन को लेके 1954 में राजा जी बोलते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और वो दोनों से ही, कांग्रेस से भी और गवर्नमेंट से भी, दोनों से रिजाइन कर देते हैं। उसके बाद 1959 के अंदर राजा जी अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता पार्टी। स्वतंत्रता पार्टी। और इस स्वतंत्र पार्टी को क्या इन्होंने प्रेजेंट किया, एंटी कांग्रेस पार्टी। और जैसे ही एंटी कांग्रेस पार्टी प्रेजेंट किया तो यहाँ एक किसके साथ मिल गए, DMK के साथ। अन्नादुराई, CN अन्नादुराई और राजा जी अब एक साथ हो गए हैं दोनों। अब नया दूसरा चैप्टर शुरू होगा, एंटी हिंदी एजिटेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये था बिफोर इंडिपेंडेंस। तो जो राजा जी हिंदी को सपोर्ट करते थे, जिन्होंने हिंदी कंपलसरी की थी, अब वही राजा जी क्या करेंगे, हिंदी को अपोज करेंगे अलोंग विद CN अन्ना दुराई। सो दिस इज हाउ योर फर्स्ट चैप्टर एंड्स। अब चलते हैं हम चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 इज ऑन डिबेट ऑन लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या डिबेट हुई इसके बारे में बात करेंगे।
यहाँ दो क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना जरूरी है। पहला, क्या हमारे देश की कोई नेशनल लैंग्वेज हो सकती थी, और दूसरा, हमारी यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है और स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे डिसाइड की गई, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आज पार्ट 17 है रिलेटिंग टू लैंग्वेज, उसके अंदर क्या प्रोविजन है, ये हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 में। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जिसका आंसर सब्जेक्टिव हो सकता है सबके लिए अलग अलग, बट हम सब मिलकर उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये है, व्हाई डू यू लव योर मदर टंग? आपको अपनी भाषा इतनी अच्छी क्यों लगती है? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहली बात तो, इसको मदर टंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपनी माँ से सबसे पहले पैदा होने के बाद जो सुनते हैं वही आपकी मदर टंग है। तो पहला तो रीजन ये हो गया, इमोशनल आइडेंटिटी। इमोशनल आइडेंटिटी, इमोशनल आइडेंटिटी कैसे? दिस इज द फर्स्ट वॉइस ऑफ योर मदर, डीपली टाइड टू चाइल्डहुड मेमोरी, नेचर। और उसी में आप अपने लव को, अपने पेन को, अपने रेजिस्टेंस को, अपने जॉय को, सबको शो करते हो अपनी लैंग्वेज में, मदर टंग में। आपने सुना होगा कि गुस्सा जब आता है तो इंसान मदर टंग में बोलना शुरू कर देता है। वो कितना ही वो प्रिटेंड कर रहा हो कि मुझे आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड आई नो इंग्लिश, आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश, वॉट एवर, बट जब वो असली में अपने रूप में आता है तो वो मदर टंग में बोलना शुरू कर देता है, और गालियां भी फिर उसी में देता है। People feel alienated when they are forced to speak a language which is not there, जो उनकी लैंग्वेज नहीं है। अगर उनको फोर्स करोगे तो पीपल स्टार्ट टू एलिनिएट, वो ऐसा लगेगा कि हमें अलग समझा जा रहा है, वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। और यही आप देख रहे हैं इस समय। अगर तमिलनाडु के लोगों को आप हिंदी सिखाएंगे तो उनको फ्रस्ट्रेशन आता है। इम्पोजिशन तो कतई बर्दाश्त नहीं होती लैंग्वेज के अंदर। हाँ, आप दूसरे तरीके अपना सकते हो, बट इफ यू इफ यू ट्राई टू इम्पोज लैंग्वेज on any state or any group of people, it shall be resisted. दूसरा क्या रीजन हो सकता है? लैंग्वेज इज अ कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज, देखिए आपकी एथनिसिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं आपके कल्चर में, आपका पहनने का तरीका, आपके खाने का तरीका, आपके रहने का तरीका, आपका ट्रेडिशन, आपके कुछ रिचुअल्स, बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें एक है लैंग्वेज और रिलीजन। बहुत ही पावरफुल फोर्सेस हैं दोनों, लैंग्वेज और रिलीजन। दे आर पावरफुल कल्चरल आइडेंटिटी मेकर्स, दे एनकोड और हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी। ऐसा कहा जाता है कि जमीन और पानी, लैंड एंड वाटर, इसके बाद तीसरा नंबर जिस फोर्स का आता है विच डिसाइड द कॉन्फ़िगरेशन इन द सोसाइटी, इज लैंग्वेज। और लैंग्वेज तो रिलीजन से भी ऊपर है। इसका तो सीधा सीधा एग्जांपल हमारे आसपास ही है। पाकिस्तान को देख लो, दोनों जगह मुस्लिम थे फिर भी क्यों टूटे? जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि ईस्ट वाले बोलते हैं बंगाली, और वेस्ट, जो वेस्ट बंगाल है उससे उधर जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में बंगाली मुस्लिम, और उधर बंगाली के अलावा बाकी सारे, जैसे उर्दू हुआ, पंजाबी हुआ, सिंधी हुआ, बलोच हुआ, पश्तो हुआ, तो ये लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे, हालांकि दोनों मुस्लिम है। तो लैंग्वेज की वजह से तो पाकिस्तान के टुकड़े हो गए। तो कल्चरल हेरिटेज में और क्या आता है? मान लीजिए आप पंजाब से हैं, तो आपने बचपन में पंजाबी में अपने गाने सुने होंगे, फोक टेल्स सुनी होंगी, फोक सॉन्ग सुने होंगे, आपने अपने घर में रिचुअल्स देखे होंगे। आप हिंदी बेल्ट से हैं तो पंडित जी ने संस्कृत में, हिंदी में वचन किए होंगे, ट्रेडिशन, ओरल हिस्ट्री। तो जैसे ही लैंग्वेज को अगर कोई दबाता है, अगर मराठी के ऊपर कोई खतरा आएगा, तो महाराष्ट्र के लोगों को लगेगा कि हमारा कल्चर ही खत्म होने वाला है। इट इज लाइक लूजिंग रूट्स, ऐसा लगेगा कोई रूट्स उखाड़ के फेंक रहा है। सो प्रिजर्विंग लैंग्वेज इज इक्वल टू प्रिजर्विंग सिविलाइजेशन। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? कोग्निटिव पावर। इट हैज बीन प्रूव्ड बाय साइंटिफिक स्टडीज कि अगर किसी बच्चे को प्राइमरी स्टेज में उसकी मदर टंग में पढ़ाया जाए, इंस्ट्रक्शन हो, तो उसका फाउंडेशन अच्छा तैयार होता है, और वो आगे चल के बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख सकता है। बट शुरुआत में ही आपने उसको ऐसी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दे दिए जो उसकी मदर टंग नहीं है, तो वो एलिनेटेड फील करेगा, वो कट ऑफ फील करेगा, क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो डरा रहेगा, वो शाय रहेगा, और उसका फाउंडेशन बिगड़ जाएगा। बिकॉज पीपल थिंक, ड्रीम, क्रिएट इन देयर मदर टंग। ऑथेंटिक एक्सप्रेशन मदर टंग में ही आते हैं। डब्ड मूवी देखो, ओरिजिनल मूवी देखो, दोनों में फर्क आपको नजर आ जाएगा। इंसान कंप्लीट फील करता है अपनी लैंग्वेज के अंदर,
कि अब बोल के मजा आया। इमोशनल डेप्थ इज बेस्ट अंडरस्टूड एंड कन्वेड इन नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज में इमोशनल डेप्थ होती है। आप दूसरी लैंग्वेज सीख सकते हो, यू कैन लर्न इंग्लिश, बट जो फीलिंग एक्सप्रेस करनी होगी तब आपको लगेगा कि ये तो मेरी ही लैंग्वेज में अच्छी होती है। और लास्ट में हम कह सकते हैं कम्युनिटी बॉन्ड, वी की जो फीलिंग आती है, सोशल बिलोंगिंगनेस, वो लैंग्वेज से आती है। इट इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। इसका सीधा सा एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आप कोरिया घूमने गए, साउथ नॉर्थ वाला नहीं, और वहां पे आपको कोई इंडियन मिल गया, तो सब तो कोरियन बोल रहे हैं, एकदम से आपको कोई इंडिया की, आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, आप कन्नड़ा बोलते हैं, वहां कोई कन्नड़ा बोलने वाला आपको मिल गया, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, ये तो भाई हम ही हैं दोनों बस। इसके अलावा पॉलिटिक्स तो होती है, आप जानते हैं, मल्टीलिंगुअल कंट्री के अंदर जो माइनॉरिटी जो लोग हैं, अगर उनकी कोई लैंग्वेज है तो वो हमेशा टूल बनेगा रेजिस्टेंस का। जैसे तमिलनाडु के अंदर तमिल, आसाम के अंदर आसामी, कर्नाटक के अंदर कन्नड़ा। तो ये सिंबल ऑफ डिग्निटी हो गए हैं, सिंबल ऑफ ऑटोनॉमी, डिग्निटी। और रीजनल प्राइड तो आप जानते हैं, द्रविडियन हमने देखा चैप्टर 1 के अंदर। द्रविडियन प्राइड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है लैंग्वेज। तमिलनाडु के अंदर हमेशा से हिंदी इम्पोजिशन को ही अपोज किया गया है, और इसका असर फेडरलिज्म में भी देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें क्या है, ये हम किस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाई डू वी लव आवर मदर टंग। इसके साथ में आप और भी आर्गुमेंट दे सकते हो। इसके अलावा आप बहुत सारे और आर्गुमेंट दे सकते हो ये बताने के लिए कि मुझे मेरी मातृभाषा से प्रेम क्यों है। व्हाई डू आई लव माई मदर टंग। सो द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज वॉज वेरी सीरियस। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इस बात का पता था कि देश के अंदर लैंग्वेज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है लैंग्वेज। सब लोग अपनी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और इंडिया बहुत ही लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए, नेशनल लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स नेशनल आइडेंटिटी, यूनिटी, सो दिस हैज एन इमोशनल एंड सिंबॉलिक रोल। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये है कि हमारे पार्लियामेंट में किस तरह की लैंग्वेज यूज की जाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर में किस भाषा में एमएलए बात करेंगे, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट किस भाषा में अपने जजमेंट देगा, हाई कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, गवर्नेंस में कौन सी लैंग्वेज चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर असम से कोई बात करनी हो तो कौन सी लैंग्वेज में बात करेंगे। तो इसका रोल है फंक्शनल रोल, और इसका रोल है इमोशनल रोल। तो जरूरी नहीं है कि किसी देश के अंदर नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई हो, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई हो। तो ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। पाकिस्तान ने अलग होते ही अपनी नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया उर्दू। बट इंडिया के सामने क्वेश्चन था कि नेशनल लैंग्वेज किसको बनाए, या ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बनाए। नेशनल लैंग्वेज बनाए कि ना बनाए, ये भी एक क्वेश्चन है। और इन दोनों क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए जो डेटा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने था, वो इस तरीके से था कि हमारा लिंग्विस्टिक मैप क्या है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए। हमने ये देख लिया कि सबको अपनी लैंग्वेज प्यारी है, और हमें डिसाइड करना है कि नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी किस तरह से है इंडिया के अंदर। ये है 1931 का लिंग्विस्टिक मैप ऑफ इंडिया। ये जो पहला मैप है, इट रिप्रेजेंट्स द इंडो आर्यन लैंग्वेज, और दूसरा है द्रविडियन लैंग्वेज। अब आप याद करो, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एंग्लो इन्वेजन थ्योरी, उन्होंने ये बताया था कि जो ये आर्यंस यहाँ से आए थे, इन्होंने अपनी लैंग्वेज यहाँ पे एस्टेब्लिश करी और द्रविडियंस को पुश कर दिया साउथ की तरफ। और द्रविडियंस की बिल्कुल अलग लैंग्वेज है, इनकी अलग लैंग्वेज है, और इसी बेसिस पे वो बताते हैं कि ये जो हमारी आर्यन इन्वेजन थ्योरी है वो सही है। अब इसके रूट्स कैसे बनती हैं, देखिए सबसे पहले जो वो लोग आए थे यहाँ पे, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, इसका जो फैमिली है वो इस तरह से है। उससे फिर निकल के आती है इंडो पर्शियन, यहां से एक बनती है पर्शियन, एक है इंडो आर्यन। इंडो आर्यन से फिर निकलती है संस्कृत, संस्कृत से पाली, फिर प्राकृत, फिर प्राकृत से अपभ्रंश, फिर उससे निकलती है
हिंदी। तो हिंदी तो बहुत बाद में बनती है। तो ये है पूरा इंडो आर्यन, और ये है द्रविडियन लैंग्वेज। इस तरीके से दो फैमिलीज में हमारे कंट्री के अंदर अगर मेजर दो प्रोटोस देखें, तो इंडो आर्यन और द्रविडियन लैंग्वेज। अब इसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे ये मराठी है महाराष्ट्र में, तो मराठी भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से आती है, इंडो आर्यन लैंग्वेज है। बट अगर तमिल को देखेंगे तो ये इंडो आर्यन नहीं है, ये है द्रविडियन लैंग्वेज। इस तरह से ये जो डाइवर्सिटी है, ऐसे डाइवर्स कंट्री के अंदर अब ये डिसाइड करना कि नेशनल लैंग्वेज क्या होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है। और अगर इसके अंदर जाएं और डाइवर्सिटी को देखें, तो ये है लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। इस मैप को देखने के बाद किसी से भी आप पूछेंगे कि बताओ भाई, इसमें से कोई एक लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज हो सकती है क्या, तो शायद वो विद इन द विद इन फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स डिसाइड कर लेगा कि यहाँ तो बड़ा मुश्किल है कि इस देश के अंदर कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज कैसे हो सकती है, या किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। ये जो लैंग्वेजेस हैं पूरी क्या है यहाँ इस एरिया में, इंडो आर्यन, और ये नीचे क्या है, द्रविडियन। अब इंडो आर्यन के अंदर भी यहाँ पे ये पूरा जो बेल्ट है, ये क्या है, हिंदी बेल्ट। यहाँ हिंदी बोली जाती है, और हिंदी की ही अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, जैसे ये मिथिली है, अवधी है, ब्रजभाषा है, मेवाड़ी है, जयपुरी है, मारवाड़ी है, ये पूरी खड़ी बोली, ये हिंदी की ही डायलेक्ट्स हैं। और अगर 1951 के सेंसस को देखोगे आप, तो उसमें आपको पता लगेगा कि हिंदी, उर्दू और पंजाबी इसको बोलने वाले 42.01% लोग हैं। 42.01% लोग हैं। अब इस पूरी लैंग्वेज के अंदर आप एक नया नाम देख रहे हैं, ये है उर्दू। ये कहाँ से आया? क्योंकि उर्दू ना तो इंडो यूरोपियन है, ना इंडो आर्यन भी नहीं है, और द्रविडियन भी नहीं है। तो उर्दू कहाँ से आता है? उर्दू लेके आते हैं मुगल्स। मुगल्स का कोर्ट लैंग्वेज था पर्शियन, और पर्शियन के बाद मुगल जब यहाँ से खत्म हो गए, तो वहाँ जो कोर्ट के आसपास के जो एरिया थे, वहाँ डेवलप हुई उर्दू। तो उर्दू इंडिया में ही पैदा हुई है, बट इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान इसको जोड़ दिया गया मुस्लिम से, और हिंदू को जोड़ दिया गया हिंदी से। बट उर्दू यहाँ डेवलप हुई है, पर्शियन लैंग्वेज का जो अपभ्रंश बोलते हैं जिसको, डाइल्यूटेड फॉर्म, वो है उर्दू। तो इस एरिया के अंदर ये जो बेल्ट है, इसमें हिंदी, उर्दू और पंजाबी बोलने वाले 42.01% लोग थे। तेलुगु बोलने वाले 9.24, मराठी 7.5। इस तरह से ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन था लैंग्वेज बोलने वाले के लिए। अब यहाँ अगर मान लो आसामी है, और इनका जो परसेंटेज है 1.39% है, तो ये उतना ही प्यार अपनी भाषा से करते हैं जो ये 42% वाले करते हैं। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये लैंग्वेज है जो हिंदी, ये पूरे देश के अंदर आ जाए और ये हमारी लैंग्वेज खत्म हो जाए। तो ये डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर शुरुआत से थी। तो आपने देख लिया कि किस तरह से लैंग्वेज एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और किस तरह से इंडिया लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री है। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारा पहला सवाल था, कैन देयर बी एनी नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया। मेरे हिसाब से आंसर तक आप लगभग पहुंच गए होंगे कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज होना बहुत मुश्किल है, और हो भी नहीं सकती है। आज जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इससे कुछ देर पहले ही मैंने कहीं न्यूज में पढ़ा कि किरण रिजिजू जी, जो मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा कि जितनी भी लैंग्वेज है इंडिया में, वो सब नेशनल लैंग्वेज है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या डिबेट हुई? देखिए, उन्होंने कहा कि हमारा फ्लैग हो सकता है, हमारा एंथम हो सकता है, हमारा सॉन्ग हो सकता है, हमारा बर्ड हो सकता है, हमारा एनिमल हो सकता है, ये सब नेशनल हो सकते हैं, बट लैंग्वेज नहीं हो सकती। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो बनती है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिस जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपनी रिपोर्ट दे रही थी, उसमें एक थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसको चेयर कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो लैंग्वेज का जो पोर्शन था, उसके अंदर नेशनल लैंग्वेज जैसी कोई बात ही नहीं कही। और हमारी कंट्री की जो सेकुलर मेजोरिटी ऑफ नेशनल लीडरशिप had already rejected the idea of Indian national language as an Indian national identity। कि नेशनल लैंग्वेज और नेशनल आइडेंटिटी,
ये फॉर्मूला चलता है यूरोपियन के कुछ कंट्रीज में, जैसे आप कहें नेशन, नेशनैलिटी, रिलीजन, लैंग्वेज। तो यहां जर्मनी को रख के देखो एक बार। जर्मनी, नेशनैलिटी जर्मन, रिलीजन क्रिश्चियन और लैंग्वेज जर्मन। इंडिया को यहां रख के देखो एक बार, कैसा लगेगा? इंडिया, नेशनैलिटी हिंदू, रिलीजन हिंदू, लैंग्वेज हिंदी। तो अगर ऐसा हो तो ये बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? जो आपने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मैप देखा, वो फिर क्यों रहेंगे इधर? तो इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। नेशनलिटी, नेशन, रिलीजन और लैंग्वेज, ये फॉर्मूला यहाँ लागू नहीं होगा। ये एक सेकुलर मेजोरिटी का फैसला था कि हमारी आइडेंटिटी किसी एक लैंग्वेज से डिसाइड नहीं होगी। सभी लैंग्वेज अपने आप को, जो अपने जो बोलने वाले हैं उन सबको बहुत अच्छी लगती है, और कोई भी लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी। तो यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि इन ए मल्टीलिंगुअल इंडिया देयर कैन नॉट बी एनी वन नेशनल लैंग्वेज। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब इसको दो पार्ट में देखेंगे, पहला बिफोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन। बिफोर पार्टीशन बोल रहा हूं मैं, नॉट बिफोर इंडिपेंडेंस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम करना कब शुरू किया था? 9 दिसंबर 1946। और कब तक किया? 26 नवंबर 1949। इसके बीच में है 1947, जब देश आजाद हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया। उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले जो आज का पाकिस्तान है और भारत है वो एक ही है, और मोहम्मद अली जिन्ना अड़े हुए हैं कि उनको अलग से एक कंट्री चाहिए बेस्ड ऑन रिलीजन। बात चल रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। पहला क्वेश्चन, शुड ऑल प्रोविंशियल लैंग्वेज बी अकॉर्डेड स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर यूनियन, प्रोविंस, सुप्रीम कोर्ट लैंग्वेज, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, बिल्स, एक्ट्स, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? जितनी भी प्रोविंशियल लैंग्वेजेस हैं, क्या सबको ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए? जैसे साउथ अफ्रीका में 11 ऑफिशियल लैंग्वेज है इस समय, तो क्या उस तरीके से सबको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो? बट ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि यूनियन को किसी नोटिफिकेशन को कन्वे करना है स्टेट्स को, तो वो सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में लिखेगा उसको। सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होंगे, सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होंगी या उनके टेक्स्ट होंगे। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो यहाँ हमको डिसाइड करना पड़ेगा, एक दो मैक्सिमम तीन चार तक भी। और साउथ अफ्रीका 11 ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे संभाल रहा है मुझे समझ नहीं आता। बाकी देश में अगर देखें आप, मान लीजिए स्विट्जरलैंड है, तो स्विट्जरलैंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो यहाँ है फ्रांस, देन जर्मनी, देन ऑस्ट्रिया, और यहाँ पे इटली। तो इसके अंदर चार ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, इंग्लिश है। यूएसए की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश के बाद जो सेकंड नंबर पे जो स्पीकर हैं वो स्पेनिश के हैं। और पाकिस्तान ने पार्टीशन के बाद उर्दू को अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाया। तो इस तरीके से यहाँ ये तो हो ही नहीं सकता कि सारी प्रोविंशियल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दे, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा लैंग्वेज है। और इस बात के लिए सब एग्री भी थे कि सबको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया जा सकता। हालांकि प्रोविंशियल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके लिए एक अलग से स्केड्यूल बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, और वहां इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देंगे। बट ऑफिशियल लैंग्वेज तो एक दो तीन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड इंग्लिश बी कंटिन्यू टू रिप्लेस और रिप्लेस्ड बाय सम अदर लैंग्वेज? अब जब मुगल्स यहाँ थे इंडिया में, तो मुगल्स के टाइम में कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी पर्शियन। एंड आफ्टर डाउनफॉल ऑफ मुगल्स एंड विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, यहाँ की कोर्ट लैंग्वेज मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज हो गई इंग्लिश। तो इंडिपेंडेंस के आसपास के टाइम में सारा काम इंग्लिश में हुआ करता था। यूपीएससी का एग्जाम जो है वो भी इंग्लिश में हुआ करता था। जो पब्लिक सर्विस कमीशन थी ब्रिटिशर्स की, वो भी इंग्लिश में हुआ करता था। तो सब कुछ इंग्लिश में हो रहा है, तो क्या इंग्लिश को एकदम से हटा देना चाहिए कि पहले दिन ही हम रिप्लेस कर दें कि इंग्लिश को तो हम बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पूरा देश इंग्लिश में काम कर रहा है। तो इसके ऊपर ये कंसेंसस बना कि कुछ टाइम तक इंग्लिश को कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश को हटा देंगे। बट ऑफिशियल लैंग्वेज तो हमारी ही कोई लैंग्वेज होगी। इंग्लिश से इतनी नफरत क्यों थी?
ऑब्वियस बात है कि इंग्लिश हमारे जो कॉन्करर हैं उनकी लैंग्वेज थी, इंपेरियलिस्ट हैं उनकी लैंग्वेज थी। बट अनफॉर्चुनेटली कॉमन लिंक लैंग्वेज उस समय इंडिया की जो थी वो जो हमारे शासक थे, जो इंपेरियलिस्ट थे, ब्रिटिशर्स थे, उनकी लैंग्वेज थी इंग्लिश। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, ये सब इतने लोग बोल रहे हैं, सब अलग अलग बटे हुए हैं। बट इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसमें तमिलनाडु का कोई पर्सन जम्मू कश्मीर के किसी पर्सन से बात कर सकता है अगर दोनों को वो लैंग्वेज आती है तो। और गवर्नमेंट्स की बात करें तो करते ही थे। तो कॉमन लिंक लैंग्वेज उस समय ये थी। संस्कृत को उस समय डेड लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि संस्कृत से मैंने बताया आपको पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, इस तरीके से पूरी बनती है। तो इंग्लिश से इतनी नफरत क्यों करते थे, हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें ये बताया गया, गांधी जी ने कहा कि इंग्लिश अपने आप में कास्ट बन गई है, और ये जो इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश क्लोथ, इंग्लिश नेचर, ये जो लोग हैं ये एक अलग से कास्ट है, और बाकी है पूरे इंडिया का मासेस। इसके बीच में एक ब्रिज बन गया, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और मजाक में एक बार नेहरू जी ने कहा कि आई वुड बी द लास्ट इंग्लिश मैन टू रूल दिस कंट्री। आई स्टडीड इन इंग्लिश, माई स्कूलिंग वॉज इन इंग्लिश। फोरो स्कूल से वो पढ़े, फिर ब्रिटेन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े, उसके बाद बैरिस्टर बने, फिर इंडिया में आए। वो तो गांधी जी ने उनको धोती, खादी वगैरह सब पहनना, कुर्ता सिखाया, उसके बाद थोड़ा सा इंडियन हुए वो। बट ये मानते थे जवाहरलाल नेहरू कि हम पूरे देश को इंग्लिश नहीं सिखा सकते, और हमारा कॉमन ऑल इंडिया मीडियम जो है वो इंग्लिश तो नहीं हो सकता। इसमें से क्या होगा हम डिसाइड करेंगे, बट इंग्लिश नहीं हो सकता। पहला क्वेश्चन ये कि इंग्लिश को रखें कि ना रखें, और पूरे देश को इंग्लिश सिखाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी, बिकॉज ये ही हमारे देश की सारी एनर्जी चूस के ले गए। दिस इज एन लैंग्वेज विच रूल्ड अस, दिस इज एसोसिएटेड विद द रूलर्स। ये तो होगी इंग्लिश की बुराई। अब देख लेते हैं इंग्लिश की अच्छाई क्या की उन्होंने। तो जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने कहा, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है। इंग्लिश सीखने से ही आप दुनिया से बात कर सकते हो। इट इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। इट इज द लैंग्वेज थ्रू विच यू कैन कम्युनिकेट टू द वर्ल्ड। जो वेस्टर्न आइडियाज हैं, जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, फिलोसॉफीज हैं, उनको समझने के लिए हमको हमको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। और जब हमें ट्रेड करना है, इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, तो उसलिए भी इंग्लिश आनी चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि लोगों को कि लर्न इंग्लिश, वेदर इट इज ऑफिशियल लैंग्वेज और नॉट, हो तो भी ना हो तो भी आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। बट इंडिया के सेंटिमेंट्स को देख के, इंग्लिश की अंग्रेजों के साथ एसोसिएशन को देख के हम इसे ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाएंगे। बट अभी हमारी मजबूरी है, क्योंकि पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन में इंग्लिश यूज हो रही है, तो हम इसे कुछ समय के लिए रखेंगे, उसके बाद इसको किसी एक हमारी लैंग्वेज से रिप्लेस कर देंगे। ये बात होगी इंग्लिश की। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज हो। तो जब हम नेशनल लैंग्वेज ढूंढ रहे थे, तब हमने ये जो परसेंटेज है इसको बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट बता दिया था, क्योंकि असामी अगर एक भी है और उसकी लैंग्वेज असामी है, तो उसको उसकी ही लैंग्वेज अच्छी लगेगी, चाहे पूरे देश की कुछ और हो। बट ऑफिशियल लैंग्वेज में किसी को इस बात से समस्या नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज होगी, जो सरकारें बात करेंगी उसकी लैंग्वेज होगी, नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी। तो यहाँ ये देखा गया कि 42.1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्पीक्स इन हिंदी, उर्दू, पंजाबी, और इसको एक साथ मिला के बोलते हैं हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी लैंग्वेज को बाजार लैंग्वेज भी बोलते हैं, बाजार लैंग्वेज। मतलब इसके अंदर आपके हिंदी के वर्ड्स भी होंगे, उर्दू के वर्ड्स भी होंगे, पंजाबी के वर्ड्स भी होंगे, इंग्लिश के वर्ड्स भी होंगे, तो सबको मिला के जो लैंग्वेज बनती है वो हिंदुस्तानी है। और लगभग 42 से 43% इंडिया का हिंदुस्तानी बोलता था उस समय। हिंदी और हिंदुस्तानी में फर्क है, ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। आप जनरली बोलते हैं इस बात को ऐसे, यार कल वाली पार्टी में वाइब बड़ा जबरदस्त था, फुल मस्ती हो गई, पर खाना थोड़ा फीका था। अब ये नॉर्मली जनरली ठीक लग रहा है आपको कि ऐसे ही तो बोलते हैं सब, बट इसके अंदर पंजाबी भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है। कैसे है, देखो। मैंने बोला यार, तो यार इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन पंजाबी। कल वाली पार्टी मतलब हिंदी, जबरदस्त, फीका खाना, तो फीका जो वर्ड है दिस इज उर्दू।
पार्टी, वाइब, ये दिस इज इंग्लिश। तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा मिक्सचर हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ सेंटेंस, यार कल वाली पार्टी में वाइब थोड़ा जबरदस्त था, फुल मस्ती हो गई, पर खाना थोड़ा फीका था। तो इसमें हमने सारी लैंग्वेज के वर्ड मिला दिए और ये बन गई हिंदुस्तानी। और अगर इसे हिंदी में बोलना चाहिए, कोई लोग कहते हैं कि हम हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी में क्या होगा सुनो। हिंदी में होगा, मित्र कल की दावत में वातावरण अत्यंत शानदार था, भरपूर आनंद हुआ, परंतु भोजन बहुत फीका था। तो ये हो गई हिंदी। तो हिंदी तो कोई बोलता नहीं अब, तो उस समय भी नहीं बोलते थे, तो इसलिए हिंदुस्तानी को डिसाइड किया गया कि हिंदी नहीं, हिंदुस्तानी हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो होगी। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो है, इसमें से कुछ छांटना था, तो वो हो गया हिंदुस्तानी। बट जैसे ही इसको डिसाइड किया, उसके बाद से कुछ हिंदी बोलने वालों के, जो शुद्ध हिंदी को प्यार करते थे, उनके इमोशंस उफान करने लगे कि हिंदुस्तानी के अंदर एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं उर्दू, और उर्दू तो मुस्लिम्स की लैंग्वेज है, और मुस्लिम तो अलग से देश चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस बात पे लड़ाई शुरू कर दी। और इसके ओपोजिशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 1928 ने 28 में मेरे पापा जी ने, मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट जारी की थी, नेहरू रिपोर्ट। उसमें बताया था कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज ही हमारी जो इंडिया की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो लैंग्वेज होगी। इंग्लिश भी साथ में रखेंगे, कुछ टाइम के बाद इंग्लिश को रिप्लेस कर देंगे। इसके अलावा 1925 में कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था कि कांग्रेस की सारी प्रोसीडिंग किस में होंगी, जितनी पॉसिबल हो सके हिंदुस्तानी में होंगी। इंग्लिश लैंग्वेज और प्रोविंशियल लैंग्वेज यूज की जा सकती हैं अगर किसी स्पीकर को हिंदुस्तानी बोलने में समस्या हो या जानता ना हो तो 1925 का कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस का, और 1928 की रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, ये दोनों बातें कही जवाहरलाल नेहरू ने, जो बहस कर रहे थे कि हिंदी चाहिए। कि देखो हम हिंदुस्तानी को शुरू से यूज करते आ रहे हैं और हिंदुस्तानी को ही कंटिन्यू करेंगे। बट ये डिबेट बढ़ती गई, मतलब कि हमें हिंदी चाहिए। हिंदी, जो हिंदी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, वो पागलों की तरह कहने लगे कि बस हमें हिंदी ही चाहिए, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दो। जबकि डिसाइड हो चुका है कि नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी, बट वो चिल्ला रहे हैं कि नेशनल लैंग्वेज बना दो, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो। और इतनी ही देर में पार्टीशन हो जाता है। और जैसे ही पार्टीशन होता है, पाकिस्तान अलग देश बनता है, और पाकिस्तान ने जाते ही सबसे पहले ऑफिशियल अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू बना दी। और जैसे ही नेशनल लैंग्वेज उर्दू बनाई, जो हिंदी को प्यार करने वाले थे इंडिया में, उनको बढ़िया मौका मिल गया। उन्होंने कहा देखो देखो, हमने कहा था उर्दू को अलग करो, उर्दू जाते ही वहां की नेशनल लैंग्वेज बन गई है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर पार्टीशन द क्वेश्चन ऑफ हिंदुस्तानी लॉस्ट रेलेवेंस। तो यहाँ ये डिसाइड हो गया कि हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हिंदी और दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी इंग्लिश। बट इंग्लिश परमानेंट ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगी, इसे रिप्लेस कर देगी हिंदी कुछ टाइम के बाद। पर ये टाइम कितना होगा, दैट वाज द न्यू क्वेश्चन। ये नई डिबेट शुरू हो गई बिटवीन हिंदी फैक्शन एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग फैक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो हिंदी बोलने वाले लोग थे वो चाहते थे कि इमीडिएट स्विच ओवर हो, 2-3 साल के अंदर हिंदी रिप्लेस कर दे इंग्लिश को। और नॉन हिंदी जो स्पीकर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो चाहते थे कि मैक्सिमम पॉसिबल टाइम के लिए इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाए। अब इस डिबेट का सॉल्यूशन मिलता है हमें मुंशी अय्यंगार फॉर्मूला में। ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर हैं, और दोनों ही ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर जो चेयरपर्सन है वो कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने आफ्टर एक्सटेंसिव डिबेट, डेलिब्रेशन, कंसल्टेशन, रिसर्च, एक फॉर्मूला दिया, एक स्कीम दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कि इस तरीके से आप ये जो लैंग्वेज का इशू है, इसको रिजोल्व कर सकते हो। और मोर और लेस जो ये फॉर्मूला है, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में आज आपको देखने को मिलता है। पार्ट 17 इज ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ यूनियन, लैंग्वेज ऑफ स्टेट, स्टेट टू स्टेट कैसे बात करेंगे, यूनियन स्टेट से कैसे बात करेगा, डायरेक्टिव जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारे, उसके अलावा एक डायरेक्टिव इस पार्ट के अंदर भी हो, हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 351 में। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या प्रोविजन है, जिसके आर्टिकल हैं 343 से 351 तक। और मोर और लेस दे आर बेस्ड ऑन मुंशी अयंगर फॉर्मूला। फाइनल कॉम्प्रोमाइज, क्यों कह रहा हूं मैं फाइनल कॉम्प्रोमाइज, अब तक आप समझ गए होंगे कि ये एक ऐसा इशू था जिसके ऊपर कंसेंसस तो हो ही नहीं सकता था। तो ये एक तरह से कॉम्प्रोमाइज ही था, अकोमोडेशन था। और कई जो राइटर्स हैं वो कहते हैं कि इट इज स्टिल कंफ्यूजिंग कि किस तरह से ये बनाया गया है।
तो यहां क्या लिखा गया, इसमें दो बातें हैं, पहला पार्ट 17 और दूसरा 8 शेड्यूल। जो प्रोविंशियल लैंग्वेजेस हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देने के लिए एक अलग से शेड्यूल बना दी। उसके अंदर आज 22 लैंग्वेज है कि इनको जो इनकी जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस की, वो 8 शेड्यूल में पूरी कर दी गई। सारी प्रोविंशियल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बना सकते थे, इसलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने के लिए अलग से एक शेड्यूल बना दी। और हिंदी और इंग्लिश को लेके क्या प्रोविजन किए वो हम देख लेते हैं। आर्टिकल 343 सबसे पहला, आर्टिकल 343 इसमें बताया कि यूनियन जो है, यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हिंदी और इसकी स्क्रिप्ट होगी देवनागरी और न्यूमरल्स होंगे इंटरनेशनल फॉर्म के, देवनागरी फॉर्म के नहीं होंगे 1 2 3, इस तरह से लिखा जाएगा। ये तो हमें पहले भी पता था कि हिंदी होगी, हमारा तो मेन क्वेश्चन है इंग्लिश को कब तक रखोगे। तो इस आर्टिकल में लिखा है 1950 से 1965, मतलब डेट नहीं लिखी हुई, ये लिखा है कि कमेंसमेंट के 15 साल तक जो भी काम यूनियन के इंग्लिश में हो रहे थे वो कंटिन्यूसली इंग्लिश में ही होंगे। और इस टाइम पीरियड में चेंज होगा ग्रेजुअली फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ये हो गया जो हिंदी सेक्शन है उसको खुश करने के लिए। ये हो गया जो नॉन हिंदी स्पीकर है उनको खुश करने के लिए, बट नॉन हिंदी स्पीकर्स ने कहा कि मजा नहीं आ रहा, तो इसलिए तीसरा प्रोविजन भी यहाँ पे रखा गया। और तीसरा प्रोविजन ये था कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो मे बाय लॉ, मतलब सिंपल मेजोरिटी, ये जो इंग्लिश का यूज है इसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए बढ़ा सकता है। मतलब पार्लियामेंट लॉ के अंदर ये बता सकता है कि इंग्लिश 1965 के बाद भी यूज की जाएगी। तो ये डिस्क्रिप्शन किसको दिया गया, जो फ्यूचर पार्लियामेंट होगा, जो आगे आने वाले लोग हैं वो डिसाइड करना 1965 के बाद कि इंग्लिश को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। बट हम अभी ये बता देते हैं कि 15 साल तक आपको इंग्लिश को कंटिन्यू करना है। इस 15 साल में आप किस तरह से हिंदी के अंदर इसको चेंज करेंगे अपने पूरे कामकाज को, अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, वो आप देख लेना। तो ये पूरी बात हुई आर्टिकल 343 में। तो आपको क्लियर हो गया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी और 15 साल के लिए इंग्लिश चलेगी, और उसके बाद पार्लियामेंट अगर चाहे तो इसको कंटिन्यू कर सकता है, नहीं तो बंद भी कर सकता है। उसके बाद अगर पार्लियामेंट अगर कह दे कि इंग्लिश हमारी जो मतलब ना कहे, तो ये 1965 के बाद हिंदी ही हमारी एक ऑफिशियल सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बच के रहेगी। आर्टिकल 344 इसमें बताया गया कि एक कमीशन होगी और एक कमेटी होगी। कमेटी मतलब जैसे अभी कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इस तरह होती हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके अंदर दोनों हाउसेस के कुछ मेंबर होते हैं, किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर वो कमेटी बनाई जाती है, और जैसे ही वो रिपोर्ट अपनी दे देती है फिर वो डिसोल्व हो जाती है। तो ये होगी जेपीसी, इसके अंदर 30 मेंबर होंगे, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। ये जो कमीशन है, ये कमीशन बनेगी 1955 में, मतलब कमेंसमेंट के 5 साल बाद, और ये बनेगी 1960 में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के 10 साल बाद। अब इनका काम क्या होगा, काम सुनो तुम। कमीशन का काम होगा प्रेसिडेंट को रेकमेंड करना, किस बारे में, पहला हिंदी को कैसे बढ़ाएं, दूसरा इंग्लिश को कैसे गिराएं, इसका प्रोग्रेसिव यूज और इसका रेस्ट्रिक्शन, ये दो काम होंगे इनके। और ये किसको रिकमेंड करेंगे, प्रेसिडेंट को। और जब ये कह रहे होंगे कि हिंदी को किस तरह से ज्यादा यूज करना है, तो ये भी ध्यान रखना है कि नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया है, उनकी जो डिमांड्स है, उनका जो इंटरेस्ट है, उनको भी सुनना है, उनसे भी कंसल्ट करना है, उसके बाद आप ये रिकमेंड करेंगे। ये लिखा है आर्टिकल 344 में। कमेटी का काम ये होगा कि इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है उसको स्टडी करके फिर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करना। तो ये दो काम बताए गए आर्टिकल 344 में। और आप देखेंगे अभी कि जब ये कमीशन की रिकमेंडेशन आती है, जब कमेटी की रिकमेंडेशन आती है, उसके बाद से एक अलग चैप्टर शुरू होता है, एंटी हिंदी एजिटेशन। एक एंटी हिंदी एजिटेशन हमने चैप्टर 1 में देखा था 1937 का, राजा जी के टाइम। एक अब देखोगे आप। नेक्स्ट इज आर्टिकल 345। अब बात कर लेते हैं कि स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। अभी तक आपने देख लिया कि यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, और
इंग्लिश को किस तरह से रिप्लेस करना है, कमीशन और कमिटी का काम क्या होगा। अब हम देख लेते हैं स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। आर्टिकल 345 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। स्टेट जितनी भी चाहे अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड कर सकते हैं, एनी नंबर, जितनी भी चाहे अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड कर सकते हैं। द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में बाय लॉ अडॉप्ट एनी वन और मोर देन वन लैंग्वेज विच आर बीइंग यूज्ड इन द स्टेट, या इसके अलावा हिंदी, हिंदी भी वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 346, अगर यूनियन को किसी स्टेट से बात करनी हो, स्टेट को किसी स्टेट से बात करनी हो एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए, तो कौन सी लैंग्वेज होगी, तो इसमें होगी हिंदी और इंग्लिश। और यहां दो स्टेट अगर चाहें तो हिंदी को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकते हैं। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की। ये लिखा है आपके आर्टिकल 348 में। आर्टिकल 348 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या पार्लियामेंट के बिल, एक्ट या आप कहें ऑर्डिनेंस, स्टेट लेजिस्लेचर में बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस, ये सारा काम होगा इंग्लिश में। मतलब ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट जो होगा वो इंग्लिश होगा, किसी और लैंग्वेज में हो सकता है। हाई कोर्ट के लिए लिखा है कि हाई कोर्ट में गवर्नर की परमिशन से हिंदी लैंग्वेज को भी यूज किया जा सकता है, किसी और लैंग्वेज को भी यूज किया जा सकता है। ये हो गई बात आपकी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की। अब लास्ट में, क्योंकि हिंदी को हो सकता है कि पार्लियामेंट कंटिन्यू ना करे 1965 के बाद, तो इसलिए एक डायरेक्टिव दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक डायरेक्टिव दिया गया आर्टिकल 351 में। और जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं तो हम बताते हैं कि एक डायरेक्टिव, कुछ डायरेक्टिव ऐसे हैं जो आउटसाइड दिस पार्ट है, डीपीएसपी का जो पार्ट है उसके बाहर भी डायरेक्टिव है। आर्टिकल 351, इसकी लैंग्वेज बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें बताया गया कि ये यूनियन की ड्यूटी होगी, यूनियन की ड्यूटी होगी टू प्रोमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, प्रोमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। अगर यूनियन गवर्नमेंट ऐसा अभी कर रही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आर्टिकल 315 में लिखा है, ताकि इसे डेवलप कर सके मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पे, इसको एनरिच कर सके। मतलब हमारा जो कंपोजिट कल्चर है इंडिया का, उसको रिप्रेजेंट करे ये। और इसको कैसे बढ़ाएंगे, इसके अंदर हिंदुस्तानी, जो 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं उनके कुछ वर्ड्स, और प्राइमरीली संस्कृत, इन सब की वोकेबलरी में से वर्ड लेके हिंदी को एनरिच करना है। तो ये ड्यूटी है यूनियन की। क्योंकि ये भी तो हो सकता था कि 1965 के बाद पार्लियामेंट इंग्लिश को कंटिन्यू ना करे, तो इसलिए हिंदी को डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे एक डायरेक्टिव भी दिया गया कि यूनियन का ये काम है कि हिंदी लैंग्वेज को एनरिच करे, डेवलप करे। एट्थ लैंग्वेज की जो शेड्यूल की जो जो एट्थ शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, वहां से वोकेबलरी उठाए, संस्कृत से उठाए, और कॉमन जो कंपोजिट कल्चर है इंडिया का उसको रिप्रेजेंट करे, ऐसी हिंदी बना दो। ठीक है, ये हुआ आर्टिकल 351। तो यहां आपका खत्म होता है चैप्टर 2। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन 15 सालों में हुआ क्या, 1950 से लेकर 1965 तक ऐसा क्या हुआ, और 65 में क्या पार्लियामेंट ने इसको कंटिन्यू किया या नहीं किया, किस तरह से हिंदी को अपोज करने लगे लोग, और कैसे हिंदी प्रोपोनेंट्स ने खुद अपनी गलती से जो नॉन हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं उनको दुश्मन बना लिया। क्या किया उन्होंने हिंदी के साथ ऐसा। आर्टिकल 351 में जो यूनियन को डायरेक्शन है, क्या यूनियन ने उस तरीके से हिंदी को बनाया कि ये एक कॉमन लैंग्वेज हो जाए, और बहुत सी जो लैंग्वेजेस हैं 8 शेड्यूल की, वहां से वर्ड्स उठाए, एक अच्छी वोकेबलरी बने, एक ऐसी लैंग्वेज बने जो पूरे देश में लोग बोलने लगे। क्या ऐसी हिंदी वो बना पाए, ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज चैप्टर 3, एंटी हिंदी एजिटेशन 1951 टू 1969। इसमें पहला सवाल कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने 15 साल क्यों दिए, जो रिप्लेसमेंट पीरियड है ये 15 साल का क्यों दिया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को लगता था कि हिंदी के अंदर जो वीकनेस है इसको ओवरकम कर लिया जाएगा। वीकनेस से मेरा मतलब कि कुछ वर्ड ऐसे हैं हिंदी में जो समझ नहीं आते, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं फॉरेन लैंग्वेजेस में जिनका हिंदी ट्रांसलेशन ही नहीं है।
इस तरह का टेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नॉन हिंदी स्पीकर ने हिंदी स्पीकर्स का लिया भी। उन्होंने कहा कि चलो बताओ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, चलो बताओ हाइड्रोजन को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो हिंदी जो स्पीकर थे, तीन ऐसे हिंदी स्पीकर थे जिन्होंने तीनों ने अलग अलग इसके हिंदी ट्रांसलेशन बता दिए। तब से ही लगने लगा था कि इसके अंदर कुछ कमियां तो हैं, इसका इतना साइंटिफिक लिटरेचर भी नहीं है कि आपने केमिस्ट्री पढ़ानी है हिंदी में तो नहीं हो पाएगा, या आपको फिजिक्स लिखनी है हिंदी में तो बड़ी मुश्किल थी। तो इसलिए इसकी जो वीकनेस है 15 साल में वो ठीक हो जाएंगी। और स्लोली ग्रेजुअली मॉडरेटली इट गेन एक्सेप्टेंस इन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज। और धीरे धीरे जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वो भी हिंदी के मतलब हिंदी के साथ अपने को एसिमिलेट कर लेंगे और सीख लेंगे और जान लेंगे किस तरह से हिंदी बोलते हैं, और हिंदी उनके जैसी हो जाएगी और वो हिंदी जैसे हो जाएंगे, ऐसा मानना था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का। तब उन्होंने 15 साल का टाइम दिया था। बट इसका उल्टा हुआ। और वो भी किसके कारण? हिंदी वालाज के कारण। ग्रेनवेल ओस्टन इसको हिंदी वालाज कहते हैं। जो हिंदी वाला थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में और उसके बाद जो पार्लियामेंट में, उन्होंने ही हिंदी का जो फ्यूचर था वो बिगाड़ दिया। नहीं तो हिंदी सोल लैंग्वेज, सोल ऑफिशियल लैंग्वेज होती। कैसे? ओवर एंथुजियाज्म ऑफ हिंदी प्रोपोनेंट्स स्पॉइल्ड द चांस ऑफ हिंदी बिकमिंग सोल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। क्या रीजन है, कैसे किया उन्होंने? उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदी को संस्कृताइज करना शुरू कर दिया। और नेहरू जी का कहना था कि हिंदी को कॉमन लैंग्वेज बनाना है तक सबके समझ में आ जाए, मतलब हिंदुस्तानी टाइप। अब हिंदी को तुम इतना टिपिकल कर दोगे क्योंकि तुम्हें लगता है कि हिंदी संस्कृत से आई है इसलिए वापस इसको संस्कृत बना दें, तो ऐसा फिर नहीं हो पाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में कहा कि जब मैं कोई भाषण देता हूं हिंदी में और जब तुम इसको ऑल इंडिया रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करते हो तो मैं खुद नहीं समझ पाता कि मैं क्या बोल रहा हूं, तुम इतना उसको संस्कृताइज कर देते हो। इस कारण से हिंदी प्रोपोनेंट्स ने खुद ये चांस बिगाड़ लिया। उन्होंने बिल्कुल नहीं समझा कि आर्टिकल 351 के अकॉर्डिंग हमें इसे ऐसी लैंग्वेज बनानी है जो कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, मतलब सबको साथ लेके हिंदी चले, ऐसा नहीं है। और इसी बीच में जो कमीशन और कमेटी है उनकी रिपोर्ट्स आ गई और प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर इशू कर दिया। 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन रिपोर्ट आ गई, जेपीसी बनी, उसकी रिपोर्ट आ गई। प्रेसिडेंट ने ऑर्डर इशू कर दिया और ये बताया कि हम हिंदी ही रखेंगे, वी विल रिप्लेस इंग्लिश बाय हिंदी आफ्टर 1965। यूपीएससी के अंदर हिंदी एडिशनल मीडियम इंट्रोड्यूस किया गया, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट बना दी गई और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको हिंदी की कंपलसरी ट्रेनिंग दी जाने लगी। अब ये एग्जैक्टली वैसा ही हो गया जैसे राजा जी ने 1937 में हिंदी इंप्लीमेंट की थी सेकेंडरी स्कूल में कंपलसरी। ये जो कंपलसरी वर्ड है ना, ये पहले भी आया था, कंपलसरी और हिंदी। बट यहाँ पे सीन थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे ओपोजिशन करने वाले भी राजा जी हैं, क्योंकि राजा जी ने अपनी अलग से पार्टी बना दी थी, कांग्रेस से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, सीएन अन्नादुरई के साथ जुड़ गए थे। तो यहाँ पे बहुत भयंकर ओपोजिशन इसका हुआ कि आप धीरे धीरे किस तरह से हिंदी की तरफ जा रहे हैं। तो उनको ऐसा डर लगने लगा कि अब तो 1965 आ जाएगा तो रिप्लेस कर देंगे, ये संस्कृताइज कर देंगे हिंदी को। तो इस तरह का माहौल जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उसके अंदर बनने लगा। और सी राजा जी ने कहा कि जैसे हिंदी स्टेट्स के लिए, हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए इंग्लिश फॉरेन है, ऐसे ही हमारे लिए हिंदी फॉरेन लैंग्वेज है। अब नेहरू जी इस बात को समझ रहे थे। अब नेहरू जी ने इस पूरे मैटर को पेसिफाई करने के लिए कहा कि मैं पार्लियामेंट में एक एक्ट लेके आता हूँ और आपके दिलों में जो एप्रीहेंशन है कि हिंदी इम्पोज कर दी जाएगी, आपके ऊपर इंग्लिश हटा देंगे, इस बात को ही खत्म कर देते हैं। मैं पार्लियामेंट में एक्ट लेके आता हूँ। और पार्लियामेंट में नेहरू जी एक्ट लेके आए, नेहरू जी एक्ट ऑफ 1963। इंग्लिश लैंग्वेज में कंटिन्यू इन एडिशन टू हिंदी। क्या लिखा? इंग्लिश लैंग्वेज में कंटिन्यू इन एडिशन टू हिंदी। और में बोलने के बाद जून में नेहरू जी की डेथ हो गई। नेहरू जी डाइड इन जून 1964। ये जो मे वर्ड है इसके ऊपर फिर बात शुरू हुई कि मे का मतलब तो मे नोट भी हो सकता है। 1965 डीएम के सीएन अन्नादुरई और राजा जी, इन्होंने शुरू कर दिया स्ट्रॉन्ग एंटी हिंदी मूवमेंट कि इस मे को हटाओ और यहाँ पे शेल लिखो।
इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू इन एडिशन टू हिंदी। मतलब अब जो एंटी हिंदी मामला था वो प्रो तमिलियन हो गया, और इसको इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया गया कि इंग्लिश नहीं हुई तो पता नहीं क्या हो जाएगा अब। कि द्रविडियन जो स्टेट्स हैं, जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, उनके खिलाफ ये एक हिंदी हेजेमनी स्टार्ट हो गई है। दिस इज आइडियोलॉजिकल करप्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, कि वो हमारे साथ, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही, इंग्लिश को क्यों नहीं कंटिन्यू किया जा रहा। तो ये पूरा मामला इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिया। उसके बाद इंदिरा जी ने 1967 में इस बात को सीरियसली लिया, क्योंकि नेहरू जी की तो डेथ हो गई थी। उसके बाद शास्त्री जी आए, उन्होंने भी इतना ज्यादा सीरियसली उस मामले को लिया नहीं। इंदिरा जी ने 1967 के अंदर 1963 के एक्ट को अमेंड किया, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1969। उसमें लिखा, इंग्लिश एज एन एसोसिएट लैंग्वेज इन एडिशन टू हिंदी एज लॉन्ग एज नॉन हिंदी स्टेट्स वांटेड, कि जब तक वो चाहेंगे तब तक इंग्लिश कंटिन्यू रहेगी। और आज 2025 में हमारे यूनियन की दो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, हिंदी और इंग्लिश, मतलब तब से वो चली रही है। यूपीएससी एग्जाम के लिए उन्होंने कहा कि हिंदी, इंग्लिश और ऑल रीजनल लैंग्वेजेस में होंगे। स्टेट्स वुड अडॉप्ट ए थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। यहां से शुरू होता है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का मामला। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो हिंदी और इंग्लिश क्या होंगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी, बट इस देश की जो ये मल्टीलिंगुअल कंट्री है, इसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए क्या करें। तो इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि जो स्कूल एजुकेशन है उसके अंदर एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 ने एंडोर्स किया। 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसने भी इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कहा। एनईपी रिवाइज 1992 में इंप्लीमेंट हुआ। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 में, इसमें इसको एंडोर्स किया। और एनईपी 2020 इसके अंदर भी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने की बात कही गई है। ये हुआ हमारा चैप्टर 3 खत्म। नेक्स्ट हम देखेंगे थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला और उसका ओपोजिशन। चैप्टर 4, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला एंड इट्स इम्पोजिशन। देखिए, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला कब आता है? ये आता है 1952 में, पहली बार प्रपोज करता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद 1964 में कोठारी कमीशन आती है, वो भी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बताती है। जैसा कि मैंने बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में इंप्लीमेंट होता है देश के अंदर। 86 में फिर इसे एंडोर्स करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और 2020 में भी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में एनईपी बताती है। तो क्या डिफरेंस है पहले के और एनईपी 2020 में, और ये है क्या एक्चुअली थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला? देखिए, इसमें ये बताया गया कि स्कूल के अंदर तीन लैंग्वेज होंगे, स्कूल एजुकेशन के अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट लैंग्वेज होगी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, जो जहां का है वहां की मदर टंग। थर्ड लैंग्वेज होगी इंग्लिश। तो ये दो तो क्लियर हो गया। जो सेकंड लैंग्वेज है, हिंदी स्पीकिंग एरिया जो है, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश मान लीजिए, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सेकंड लैंग्वेज होगी एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। और प्रेफर ये करना है कि आपको साउथ इंडियन लैंग्वेज सिखानी है बच्चों को। मान लीजिए यूपी के अंदर एक तो हिंदी है मदर टंग, फर्स्ट लैंग्वेज तो ये हो गई। और सेकंड लैंग्वेज मान लीजिए तमिल सिखा रहे हैं, और थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश। अब बात कर लेते हैं साउथ इंडियन स्टेट्स की, मान लीजिए कर्नाटका। तो वहां पहली लैंग्वेज तो होगी मदर टंग, कन्नड़ा। दूसरी लैंग्वेज होगी हिंदी, नॉन हिंदी के लिए हिंदी। और तीसरी लैंग्वेज होगी इंग्लिश। इंग्लिश सबके लिए कॉमन, पहली लैंग्वेज मदर टंग, और दूसरी जो लैंग्वेज है वो हिंदी और नॉन हिंदी स्टेट्स के लिए अलग अलग बताई गई। अब ये जब इंप्लीमेंट की गई 1968 में, अब दिक्कत ये हुई कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ने इस जगह केवल संस्कृत को रख लिया। आप चाहे राजस्थान जाएं, हरियाणा जाएं, यूपी, बिहार, कहीं भी जाके पूछें कि आपके स्टेट के अंदर सेकंड लैंग्वेज कौन सी है, तो होनी तो चाहिए थी साउथ इंडिया की कोई लैंग्वेज। मान लीजिए हरियाणा में कन्नड़ा सिखा रहे हैं, राजस्थान में मलयालम सिखाई जा रही है,
यूपी के अंदर तमिल सिखाई जा रही है, बिहार के अंदर तेलुगु चल रही है। ऐसा नहीं हुआ। सब ने संस्कृत सिखाना शुरू कर दिया और संस्कृत से ही निकलती है हिंदी। तो आपकी पहली लैंग्वेज होगी हिंदी, दूसरी होगी संस्कृत और तीसरी इंग्लिश। अब आप मुझे बताओ, साउथ इंडियन स्टेट्स हिंदी क्यों सिखाएंगे? भाई आप तो चाहते थे कि देश के अंदर इंटीग्रेशन हो, लिंग्विस्टिक इंटीग्रेशन हो, देश की यूनिटी बनी रहे, कि तमिलनाडु के एक स्टूडेंट को हिंदी आती हो और हरियाणा के बच्चे को तमिल आती हो, तो आराम से घूमो फिरो, मजे करो। बट साउथ वाले तो हिंदी सिखाएं और नॉर्थ वाले केवल संस्कृत सीखते रहे सारे। तो ये एक ड्रॉबैक रहा है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का। एनईपी 2020 ने क्या कहा? पहली लैंग्वेज के लिए तो सेम बात है, मदर टंग होगी, और तीसरी इंग्लिश। बट यहाँ हिंदी और नॉन हिंदी जो एरियाज हैं उनके लिए कोई कंपल्सन नहीं है, वो एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज सिखा सकते हैं। मतलब अब तमिलनाडु में तमिल होगी, कन्नड़ा होगी और इंग्लिश होगी, ये भी हो सकता है। हरियाणा के अंदर हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, या संस्कृत या कन्नड़ा, कोई भी। मतलब कोई कंपल्सन नहीं। यहाँ क्या था, हिंदी था। अब यहाँ कोई कंपल्सन नहीं है। यहाँ कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज सिखानी थी, अब यहाँ कोई कंपल्सन नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनईपी अर्लियर टू 2020 एंड एनईपी 2020। तमिलनाडु का इशू, व्हाई तमिलनाडु इज अपोजिंग दिस थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। तमिलनाडु ने शुरू से ही थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को अपोज किया है। तमिलनाडु अपोज एनईपी एंड थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, पीएम श्री, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तमिलनाडु ने यूनियन गवर्नमेंट के जो एजुकेशन के इतने सारे प्रोग्राम है सबको ही अपोज किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपोज किया, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को इंप्लीमेंट नहीं किया शुरू से ही तमिलनाडु ने कभी भी। वहां टू लैंग्वेज फॉर्मूला ही है, मतलब तमिल और इंग्लिश। पीएम श्री जो योजना है उसको भी इंप्लीमेंट नहीं किया। फिर रिसेंटली अभी फरवरी 2025 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट ने समग्र शिक्षा अभियान के जो फंड्स हैं तमिलनाडु को जो मिलने थे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसको रोक दिया कि आप इनको अप्लाई इंप्लीमेंट नहीं कर रहे अपने स्टेट के अंदर, तो हम ये फंड आपको नहीं देंगे, ड्यू टू नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, पीएम श्री। अब ये होगी तमिलनाडु की बात। अब तमिलनाडु के आर्गुमेंट्स क्या है? सबसे जरूरी बात ये जानना है कि तमिलनाडु सरकार के शुरुआत से लेके अभी तक आर्गुमेंट्स क्या है कि हम क्यों थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है इन आर्गुमेंट्स को सुनना, तो बड़ा ध्यान से देखो कि इसके अंदर क्या लिखा है। देखो ये बड़े लॉजिकल भी लगेंगे, आप पूरे जब आर्गुमेंट पढ़ोगे तो आप भी कहोगे कि हाँ यार, तमिलनाडु में हिंदी क्यों सिखाएं। इफ एवरी इंडियन फॉलोज ए टू लैंग्वेज फॉर्मूला, टू लैंग्वेज पॉलिसी, अगर पूरे देश में केवल टू लैंग्वेज पॉलिसी हो, बड़ा गौर से सुनना आप इनको, कि एक तो आप रीजनल लैंग्वेज सिखा दो और इंग्लिश सिखा दो। मतलब आप इमेजिन कर लो कोई भी स्टेट, यूपी में हिंदी आती हो, इंग्लिश आती हो, और कर्नाटका के अंदर कन्नड़ आती हो, इंग्लिश आती हो। इट वुड बी मोर इफेक्टिव, पीपल कुड कम्युनिकेट बोथ विद इन इंडिया एंड ग्लोबली। बात तो सही है कि अगर हरियाणा में आपको हिंदी आती है और इंग्लिश आती है, केरला में मलयालम आती है और इंग्लिश आती है, तो दोनों स्टेट के लोग आपस में बात कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। बट यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि साउथ इंडिया के लोगों को इंग्लिश आती है, नॉर्थ इंडिया के लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। तो अगेन इस रीजन को, इस जो ब्रिज है इसको तोड़ने के लिए ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला आया था। बट साउथ इंडिया के लोग कहते हैं कि हमारे लिए हिंदी सीखना उतना ही मुश्किल है जितना नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए इंग्लिश सीखना। ए थर्ड लैंग्वेज एड लिटिल वैल्यू, तीसरी लैंग्वेज कोई वैल्यू ऐड नहीं करती, ऐसा तमिलनाडु का कहना है। Especially when second language is English, which already serves a national international linked language. सेकेंड लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो थर्ड लैंग्वेज सिखाने की जरूरत है ही नहीं। इसमें जो सी एन अन्नादुराई का अगर आपको आर्गुमेंट याद आ रहा हो, तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा ही है जैसे एक दीवार है और उस दीवार में एक बिल्ली है और एक बिल्ली का बच्चा है, और आपको इन दोनों को बाहर निकालना है, इसलिए आप दीवार में एक बड़ा छेद कर रहे हो और एक छोटा छेद कर रहे हो, ताकि बिल्ली इधर से निकल जाए और ये इधर से निकल जाए। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दोनों इधर से निकल जाए? तो दिस इज इंग्लिश एंड दिस इज हिंदी। द थर्ड लैंग्वेज
Typically, Hindi in non-Hindi states like Tamil Nadu is intended to promote interstate communication, but Hindi is not the native language of nearly 50% of Indians. बहुत ही जोरदार आर्गुमेंट कि आप थर्ड लैंग्वेज जो हिंदी है वो इसलिए सिखाना चाह रहे हो तमिल के अंदर ताकि हम हिंदी जो भाषी देश हैं उनसे बात कर सके, जो प्रदेश है उनसे बात कर सके। बट वो तो 42% ही है, 50 भी नहीं है। तो इससे क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। For non-Hindi speakers, English is already sufficient to communicate with both Hindi-speaking Indians and the worldwide. Again, non-Hindi speaker के लिए English sufficient है। If Hindi-speaking citizen also learn English, the need for non-Hindi speaker to learn Hindi diminish. अगर हिंदी स्पीकिंग सिटीजन इंग्लिश सीख लें तो हमें हिंदी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें इंग्लिश ऑलरेडी आती है, तो हम बात कर पाएंगे आपस में। Forcing Hindi on other is an example of linguistic chauvinism, a belief in superiority of one language over other. आप हम पे हिंदी इंपोज कर रहे हो, इसका मतलब आप ऐसा मानते हो कि हमारी लैंग्वेज दूसरों से बेटर है। The three language formula impose an additional burden on student. हमारे यहाँ तमिल और इंग्लिश से काम चल रहा है, आप जबरदस्ती एक और सिखाना चाह रहे हो, स्पेशली व्हेन देयर इज नो क्लियर एजुकेशन और प्रैक्टिकल गेन्स। कोई बच्चा है जिसको, भाई ये तो एक जनरल बात हो गई कि आप बाहर जाएंगे तो आपको, यूपी जाएंगे तो आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, इसलिए आपको हिंदी सीखनी चाहिए। बट उसके पास कोई कंक्रीट पर्पस नहीं है, एजुकेशनल पर्पस नहीं है, तो वो क्यों हिंदी के ऊपर इतना जोर लगाएगा, क्यों सीखेगा? और इसका इसका प्रैक्टिकल प्रूफ ये है कि आप जाके नॉर्थ इंडिया में बच्चों से पूछ लो कि भैया आपको कितनी संस्कृत आती है, तो आपको पता लग जाएगा कि थर्ड लैंग्वेज को कितना सीरियसली लेते हैं लोग। द फॉर्मूला बिकम्स अनफेयर, वन साइडेड। ये बहुत सॉलिड आर्गुमेंट है, इसको ध्यान से देखो। इन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट स्टूडेंट लर्न हिंदी एंड इंग्लिश। Elsewhere, students are expected to learn their mother tongue, English and Hindi, essentially to enable communication with Hindi speakers. हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में स्टूडेंट केवल हिंदी और इंग्लिश सीखें, थर्ड लैंग्वेज को ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है, और हम तीसरी लैंग्वेज इसलिए सीखें कि उनसे बात करें जो थर्ड लैंग्वेज को सीरियसली नहीं लेते। तो ये तो वन साइडेड हो गया, अनफेयर हो गया। दिस इज टू लैंग्वेज फॉर्मूला फॉर नॉर्थ एंड थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला फॉर साउथ। और क्या आर्गुमेंट्स हैं? इन रियलिटी एम्प्लॉयमेंट माइग्रेशन फ्लो साउथवर्ड। यूपी बिहार से लोग काम करने महाराष्ट्र और कर्नाटका और केरला और तमिलनाडु जाते हैं। पीपल फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग स्टेट मूव टू नॉन हिंदी रीजन टू वर्क, नॉट द अदर वे अराउंड। हम नहीं जाते नॉर्थ में काम करने के लिए जो हमें हिंदी सिखा रहे हो तुम। ये मैंने बताया आपको, सीएन अन्नादुरई ने क्या कहा? They want us to learn English to speak to the world and Hindi to speak to the rest of the India. It is like boring a big hole for the cat and small hole for the kitten. तो ये बात तो लॉजिकल नहीं है। If language popularity alone is a criteria, then by logic, common crow should be our national bird instead of peacock. लैंग्वेज जो ज्यादा पॉपुलर है अगर वही नेशनल हो जाएगा, और यही तुम्हारा लॉजिक है, तो कौवा हमारा नेशनल बर्ड होना चाहिए, पीकॉक नहीं होना चाहिए। Dropping English in favor of Hindi would be retrograde step, pushing India backward rather than forward. आप चाहते हो कि इंग्लिश के ऊपर ज्यादा जोर दें, यूनियन गवर्नमेंट आर्टिकल 351 आपने देखा अभी कि हिंदी को स्प्रेड करो, इसका मतलब आप इंडिया को डार्क एजेस में लेके जा रहे हो, जबकि पूरी दुनिया इंग्लिश में बात कर रही है। Southern states have succeeded through their own linguistic and educational models. Union government should focus on uplifting underperforming Hindi-speaking state instead of imposing their model on others. अगर एजुकेशनल आउटकम्स देखें तो सदर्न स्टेट के आउटकम्स ज्यादा बढ़िया हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो नॉन परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडियन, उनका मॉडल हमारे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट थोपना चाहती है। हिंदी इज नॉट इंडिया नेशनल लैंग्वेज, ये हमने देख लिया। इट इज ओनली वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इट इज माई क्वेश्चन टू यू, 8th शेड्यूल में इंग्लिश है या नहीं है? वी आर नॉट अपोज टू हिंदी बट वी आर फर्मली अपोज इट्स इम्पोजिशन। हम हिंदी का अपोजिशन नहीं करते, बट इसके इम्पोजिशन को अपोज करते हैं। फोर्सिंग अदर्स टू स्पीक हिंदी जस्ट बिकॉज सम ओनली नो हिंदी इज अनरीजनेबल। आप हमें हिंदी इसलिए सिखाना चाहते हो क्योंकि आप केवल हिंदी जानते हो। अगर आप इंग्लिश में बात करना जानते तो आप हमें हिंदी सिखाने के लिए जोर नहीं देते, क्योंकि हम आपस में बात कर पाते, फिर हमें तो इंग्लिश आती है।
Ironically, it is the northern Hindi-speaking state that have often violated the three-language formula, while South state implemented it sincerely. इनका कहना यह है, जो मैंने पहले बताया आपको, कि संस्कृत लैंग्वेज को कितना सीरियसली लिया जाता है नॉर्थ के अंदर, या थर्ड लैंग्वेज संस्कृत के अलावा होती नहीं है, और संस्कृत होती है तो उसको कितना सीरियसली, कितने बच्चों को संस्कृत में एक सेंटेंस लिखना आता है, संस्कृत के पीरियड को अटेंड करते हैं कि नहीं करते हैं। मैंने कहीं सुना है एक बच्चे से कि जब हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था तो जो इंग्लिश का पीरियड आता था उसमें टीचर बोलता था कि अगर इंग्लिश में बात नहीं की तो आपके ऊपर 5 रुपए का फाइन लगेगा। तो हम पूरा 1 घंटा बोलते नहीं थे, तो पूरी क्लास शांत, टीचर के मजे। तो नॉर्थ इंडियन स्टेट सीरियसली नहीं ले रहे और साउथ इंडियन स्टेट सीरियसली ले रहे हैं। ये तो होगी तमिलनाडु की बात। महाराष्ट्र का क्या इशू है? 2025 अभी रिसेंटली क्या हुआ? देखिए मैं बता दूं, यहाँ पे महाराष्ट्र वॉज वन ऑफ द स्टेट्स जिसने सबसे पहले थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया था। और महाराष्ट्र में मेनली बोली क्या जाती है? मराठी। तो अब ऐसा क्या इशू हो गया? स्टेट मेड हिंदी कंपल्सरी ए थर्ड लैंग्वेज फ्रॉम क्लास 1, sparking backlash और लैंग्वेज imposition। महाराष्ट्र में अभी बीजेपी सरकार है, और बीजेपी सरकार ने अप्रैल के अंदर एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास किया। उसमें सरकार ने कहा कि फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक तो जो हिंदी है वो कंपलसरी है। उसके बाद उसका ओपोजिशन हुआ। उसके बाद उन्होंने एक और गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, जो प्रपोजल है, वो इश्यू किया। उन्होंने उसमें उन्होंने कहा कि चलिए मान लिया हिंदी जो है वो कंपलसरी लैंग्वेज नहीं होगी, कुछ और लैंग्वेज आप सिखा सकते हो, बट और तभी सिखाओगे जब क्लास के अंदर उस लैंग्वेज को सीखने वाले 20 बच्चे होंगे। अगर 20 बच्चे क्लास में नहीं हुए कन्नड़ा सीखने वाले, तो आपको हिंदी सिखानी ही पड़ेगी। मतलब एक आप मराठी सिखा रहे हैं, एक आप इंग्लिश सिखा रहे हैं, और तीसरी लैंग्वेज पहले गवर्नमेंट रेजोल्यूशन में हिंदी बताई, इसका ओपोजिशन हुआ, तो उन्होंने कहा कि चलो हिंदी नहीं, कोई और लैंग्वेज हो जैसे कन्नड़ा या मलयालम, बट ये लैंग्वेज तभी होगी जब क्लास में इनको सीखने वाले 20 स्टूडेंट होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिंदी सिखानी होगी। तो अल्टीमेटली इफेक्टिवली ये हिंदी होगी फिर से। ऑल स्कूल्स, स्टेट और सेंट्रल बोर्ड्स मस्ट टीच हिंदी एज थर्ड लैंग्वेज अप टू क्लास 10th, नो चॉइस अलाउड। जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपने देखी 2020 की, उसके अंदर चॉइस है, कोई लैंग्वेज थोपी नहीं जा सकती। यही डिफरेंस है एनईपी 2020 में और बाकी के एनईपी में। रिवोक्ड, पब्लिक पॉलिटिकल ओपोजिशन सीन एज एंटी मराठी गेंद एनईपी 2020, लॉजिस्टिकल अनप्रिपेयर्डनेस। अभी दोनों ही जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है वो रिवोक कर लिए गए, और गवर्नमेंट ने एक कमिटी बिठाई है। उस कमिटी को बोला है कि इसको चेक करो, इसको रिव्यू करो, और देखते हैं इसको वापस कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। इस बात को लेके 20 साल में पहली बार ठाकरे ब्रदर्स साथ आए हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, एक साथ एक मंच के ऊपर, टू ओपोज दिस रेजोल्यूशन। क्या हो सकता है? लाइकली रिवाइज द पॉलिसी में अलाउ चॉइस फॉर थर्ड लैंग्वेज एंड डिले हिंदी टू हायर क्लासेस। हो सकता है अब ये जो कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन के बाद में इसको कंपलसरी ना किया जाए। बट महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा इसका ओपोजिशन हो रहा है, बहुत ज्यादा ओपोजिशन हो रहा है कि हिंदी कैसे आप हमारे ऊपर से इम्पोज कर रहे हो। वी आर डिफरेंट फ्रॉम तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु और महाराष्ट्र में एक फर्क है। महाराष्ट्र के लोग इस मामले में शुरुआत से टॉलरेंट रहे हैं कि ठीक है, आप हिंदी के लोग आओ, बात करो, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब तो आप हिंदी इंपोज करने लगे। वी आर द फर्स्ट वन, वी आर अमंग द फर्स्ट दोज हु implemented दिस थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इन द स्टेट। और थोड़ा सा डिफरेंस इस बात में भी है कि तमिल जो हमने देखा कि द्रविडियन लैंग्वेज है, और मराठी की कौन सी लैंग्वेज है? इंडो यूरोपियन फैमिली से। वाई महाराष्ट्र इज ओपोजिंग द न्यू हिंदी लैंग्वेज मैंडेट? देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। तमिलनाडु में तमिलनाडु की सरकार और लोग दोनों ही अपोज कर रहे हैं, बट यहाँ महाराष्ट्र की सरकार तो इंप्लीमेंट करना चाह रही है, बट महाराष्ट्र के लोग अपोज कर रहे हैं। ये क्यों अपोज कर रहे हैं, इनका क्या रीजन है? Introducing a non-native language like Hindi from class 1 places a disproportionate cognitive burden on young children, especially when they are still developing foundational literacy skills in their mother tongue.
ये तो हमने पहले भी बात की थी कि मदर टंग में ही पढ़ाना चाहिए बच्चे को प्राइमरी स्कूल में। अब यहाँ फर्स्ट क्लास में आप बर्डन दे रहे हो बच्चों को कंपलसरी इंग्लिश करके। द डिसीजन अपीयर्स टू बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेदर देन एकेडमिकली जस्टिफाइड। इट लैक्स साउंड pedagogical reasoning and contradicts the principle of national education policy। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहीं भी नहीं बता रखा कि तीसरी लैंग्वेज आपको इम्पोज करनी होगी। यहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है कि जो मर्जी आपको तीसरी लैंग्वेज सिखा सकते हो। It is an haphazard and whimsical directive seemingly driven by ideological leaning associated with RSS cultural vision rather than grounded education priorities. The move reflects Hindi hegemony, the attempt to assert dominance of Hindi over other languages, undermining India's linguistic federalism. Undermining India's linguistic federalism. फेडरलिज्म हम जानते हैं दो लेवल की गवर्नमेंट, ऑटोनोमी जो दूसरा लेवल है उसको ऑटोनोमी। और अगर आप फेडरलिज्म की बात करें तो जो ये लैंग्वेज का इशू है, एजुकेशन है, एजुकेशन इज इन कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब दोनों को अधिकार होगा उस पर लॉ बनाने का। There was no meaningful public consultation before the issuing of this mandate. Parents, educators, regional stakeholders were not involved in shaping such a critical policy shift. कंसल्टेशन नहीं हुई। और जो यूनियन गवर्नमेंट का लार्जर एजेंडा है, वन नेशन वन लैंग्वेज वन कल्चर वन इलेक्शन, इसके साथ ही ये लेके आना चाह रहे हैं वन लैंग्वेज, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता। फंडामेंटली एंटीथेटिकल टू द स्पिरिट ऑफ मल्टीलिंगुअल प्लूरलिस्टिक इंडिया envisioned in the constitution. There is a growing concern that next step would be to संस्कृताइज हिंदी। याद करो संस्कृताइज करने का काम पहले उन्होंने किया था। तो ये कह रहे हैं कि पहले तो ये हिंदी लाएंगे फिर इसको संस्कृताइज कर देंगे पूरा, तो संस्कृत लाना चाहते हैं पूरे देश के अंदर। फर्दर एलिनेटिंग नॉन हिंदी स्पीकिंग, इरोडिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। द मूव promote linguistic polarization and risk deepening regional alienation, particularly in the state of Maharashtra with a strong linguistic and cultural identity. And finally, we are not opposed to Hindi language. We are strongly opposed to the imposition and attitude and arrogance of Hindi speaking people living in Maharashtra। जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, वो जिस तरीके से बोलते हैं कि हम तो हिंदी बोलेंगे, इस बात से हमें दिक्कत है। जब आप 2 साल की वहां काम करने आ रहे हैं तो आप थोड़े बहुत सीख लो मराठी। ये बात भी बिल्कुल सही है इनकी। भाई आप तमिलनाडु में जा रहे हो 1-2 दिन के लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आती। बट आप वहां उस उधर बैंक में काम कर रहे हो, उधर ही आपको रहना है, तो आप सीख लो वहां की थोड़ी सी लैंग्वेज, 10-15 वर्ड सीख लो। यही कह रहे हैं ये लोग। आर्ग्यूमेंट फॉर टीचिंग हिंदी एंड इम्प्लीमेंटिंग एनईपी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इन नॉन हिंदी स्टेट। अब थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट सेंटर का भी सुन ले कि क्यों थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इंप्लीमेंट होना चाहिए साउथ इंडिया के अंदर, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। पहला, नेशनल इंटीग्रेशन। हिंदी promotes interstate communication, strengthen national unity across linguistic regions। एम्प्लॉयमेंट की एडवांटेज होगी। नॉलेज ऑफ हिंदी एनहेंस अपॉर्चुनिटीज इन सेंट्रल सर्विस, पब्लिक सेक्टर जॉब, पैन इंडियन प्राइवेट सेक्टर। 2020 एनईपी का विजन है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला सपोर्ट्स मल्टीलिंग्विज्म, एनकरेज लर्निंग इंडियन लैंग्वेज टू फोस्टर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कल्चरल एक्सेस होगा, हिंदी कनेक्ट्स टू रिच बॉडी ऑफ इंडियन लिटरेचर, सिनेमा, मीडिया, एक्सपेंडिंग कल्चर अवेयरनेस। और लिंग्विस्टिक पैरिटी, एंश्योर फेयरनेस। एज स्टूडेंट इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट ऑलरेडी लर्न इन नॉन हिंदी लैंग्वेज, नॉन हिंदी स्टेट कैन रेसिप्रोकेट बाय टीचिंग हिंदी। तो हम संस्कृत सीख रहे हैं तो तुम भी हिंदी सीखो। ये क्या हुआ? अब थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को अगर सीरियसली इंप्लीमेंट किया जाए तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स भी कोई एक साउथ इंडियन लैंग्वेज को सीखें और उसके बाद फिर वो एनकरेज या कह पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे साउथ इंडियन स्टेट्स को कि आप यहाँ हिंदी सिखाओ। इम्पैक्ट ऑन इंडियन फेडरलिज्म, ये भी बहुत जरूरी है देखना। इरोजन ऑफ कल्चरल ऑटोनॉमी। देखिए, द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी इन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज अंडरमाइंस देयर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल ऑटोनॉमी। हर स्टेट की अपनी एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, कल्चरल ऑटोनॉमी उनके पास है, विच इज ए कोर प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यूनियन और स्टेट साथ में मिलकर कंसेंसस से काम करे, ये नहीं कि कोई अपना आइडियोलॉजी, अपना ऑब्जेक्ट उनके ऊपर थोपे। Centralization of language policy, language related decision being imposed from center
exhibit unitary tendency, weakening the foundation of cooperative federalism envisioned in the constitution. तो अगर आप इंपोज करेंगे तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कमजोर करेगा ही. Interstate linguistic imbalance. The three language policy, when systematically applied, place a heavier burden on non-Hindi states, as Hindi speaking states are not similarly required to learn other Indian language. Three language policy, when asymmetrically applied, वही संस्कृत वाली बात, एसिमेट्रिकली सिमेट्रिकली अप्लाइड ना करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर नॉर्थ इंडिया ज्यादा वेट रखता है शुरुआत से ही, चाहे वो फाइनेंस कमीशन की बात हो, चाहे डिलिमिटेशन की बात हो, चाहे लोकसभा में सीट्स की बात हो. यूपी और बिहार बिल्कुल अलग और बाकी कई सारे स्टेट एक साथ अलग. पॉलिटिकल एलिनेशन. Perceived linguistic imposition breeds regional discontent, anti-center sentiments, particularly in states with strong linguistic identity like Tamil Nadu and Maharashtra. अगर इस तरह से आप इम्पोज करेंगे तो एंटी सेंटर सेंटिमेंट्स जनरेट होंगे और ये आप देख सकते हैं तमिलनाडु के अंदर तो रोज का काम है ये. अभी रिसेंटली तमिलनाडु के जो सीएम है एम के स्टालिन, उन्होंने कहा कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट के मेरे प्यारे देशवासियों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हिंदी पता नहीं कितनी लैंग्वेज को खा गई. उन्होंने पूरा एग्जाम्पल लिखा, पूरा ट्वीट, लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा. उन्होंने कहा कि देखो अवधि खत्म हो गई, मिथाली खत्म हो गई, खड़ी बोली खत्म हो गई, राजस्थानी गई, हरियाणवी गई, सब हिंदी हो गया. अब हमें भी इसको इसके अंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं लोग. तो जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी लैंग्वेज भी खत्म हो रही है, तुम अपनी भी तो चिंता करो. ये अभी रिसेंटली उन्होंने ट्वीट किया था. अंडरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन प्लूरलिज्म. Efforts to promote one language across the nation conflict with India's multilingual constitutional ethos, disturbing the delicate federal balance between unity and diversity. Unity and diversity. Unity in diversity. इस वैल्यू को अगर रखना है तो हमें देखना होगा कि एक लैंग्वेज पूरे देश के अंदर नहीं हो सकती, और इसलिए फेडरलिज्म को ध्यान रखते हुए सबकी बातों को सुनने के बाद ही कोई पॉलिसी बनाई जाए. फाइनली, वे फॉरवर्ड फॉर एन एमिकेबल सॉल्यूशन. Promote voluntary language learning. Encourage learning of Hindi and other Indian languages through incentives, cultural exchange, not compulsion. Respecting regional linguistic preferences. कंपल्शन नहीं होना चाहिए, इंसेंटिव होना चाहिए. ये सीखोगे तो ये होगा. कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए, स्पोर्ट्स के अंदर बच्चे इधर से उधर जाएं. एंश्योर सिमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला. नॉर्थ के अंदर भी वैसे ही इंप्लीमेंट करो स्ट्रिक्टली. हर स्टेट को बताओ कि ये आप लैंग्वेज सिखाओ साउथ इंडिया की. Apply the policy uniformly across the state, including Hindi speaking one, making southern and eastern language compulsory in northern states to ensure fairness. Collective consultative policy making. Frame language related decisions through broad consultation with states, educators, linguistic experts, civil societies, upholding cooperative federalism. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपोज कर रहे हैं साउथ इंडियन स्टेट, मान लीजिए तमिलनाडु, तो आपने जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई तो साथ में बैठ के सबको बात करनी चाहिए थी, उसके बाद आपकी पॉलिसी बननी चाहिए थी. एम्फसाइज मल्टीलिंगुअलिज्म एंड नॉन यूनिफॉर्मिटी. प्रोमोट मल्टीलिंगुअल कॉम्पिटेंस including English and regional language as a national strength rather than pushing for a single linguistic identity. And protect regional language through NEP implementation. NEP implementation में इनहेरेंट ये होना चाहिए कि वो प्रोटेक्शन दे रही है रीजनल लैंग्वेज को. NEP 2020 को कैसे यूज करना चाहिए? एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन रीजनल लैंग्वेजेस, मेकिंग हिंदी एन ऑप्शनल थर्ड लैंग्वेज, नॉट ए मैंडेटरी इम्पोजिशन, जैसा कि NEP 2020 कहती भी है. So this was your chapter 4 and this is all about the language issue in India in brief. ये पूरा ब्रीफ में था, इसको कितना भी बढ़ा सकते हो आप,
क्योंकि हर लैंग्वेज के बारे में अलग इतिहास रहे हैं। इसके साथ में एक जो लिंग्विस्टिक कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट है वो अलग से एक चैप्टर बन जाता है। आंध्र प्रदेश जब बना था तब क्या इशू हुआ, उसके बाद में कैसे स्टेट्स बने। तो ये हमने बात की सारी 4 चैप्टर्स में, ब्रीफ में, कि लैंग्वेज इशू क्या है। तो यहाँ मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि फेडरलिज्म पे इसका क्या असर होता है, क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, तमिलनाडु क्यों अपोज कर रहा है, महाराष्ट्र क्यों अपोज कर रहा है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में जब वो कमिटी की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद क्या होता है। सो दिस was about the national issue in India. See you in the next class with a new topic. Thank you. Bye bye.